ये पॉडकास्ट बहुत सारी लड़कियों के लिए एक लाइट हाउस की तरह काम करेगा कि जरूरी नहीं है आपके पास में बहुत सारे रिसोर्सेज हों, लेकिन एक लड़की के लिए आत्मनिर्भर से अधिकारी तक का जो सफर है वो किस तरीके से चलेगा। मुझे खुद अभी तक रियलाइज नहीं हो रहा है कि लाइक आई एम अ डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर राइट नाउ। मेरे फादर प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर, वो भी किसी और की टैक्सी चलाते हैं। एचएस एग्जाम चूज करना, उसमें मेरी मदर का काफी ज्यादा रोल रहा है। अफसर बिटिया आता था उस टाइम पे, तो वो देखते थे, वो तू यही बनेगी, अफसर बनेगी तू हमारी। जब मैं इनके पास में गई थी राखी के दिन, एक छोटा सा कमरा, उसमें कोई ऐसी कोई बड़ी सुविधाएं नहीं थी। वहाँ पे ये बैठ के पढ़ा करते थे, मेंस की तैयारी करते थे, फिर इंटरव्यू की भी तैयारी की। पालमपुर में एक ट्यूशन सेंटर है, वहाँ पे मैंने ट्यूशन स्टार्ट करी थी और घर पे भी मैं ट्यूशन पढ़ाती थी। सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए नहीं, आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, घर में पढ़ाई भी कर रहे हो, तो वो काफी बैलेंस लाइफस्टाइल बन जाता है। ना करना बहुत मुश्किल होता है कि ये शादी ब्याह फैमिली फंक्शन वहाँ पे जाना। मैं हर फंक्शन में गई हूँ गाँव के। ऑफिसर एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी होता है जो आपको अपनी पर्सनल लाइफ को भी कर सके, साथ में अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी कर सके। 10th में टॉपर रहे, 12th में टॉपर रहे, यूनिवर्सिटी में टॉपर रहे, तो आगे क्या कर रहे हो? अब अभी तक जॉब नहीं लगी आपकी। बोलते ना, कीप इट प्राइवेट अंटिल इट्स परमानेंट। किस तरीके के फेलियर्स फेस करके आपको ये सक्सेस मिली है? फेलियर ने ना मुझे बहुत हम्बल बना दिया, मुझे ऐसे एक इंसान बना दिया कि जिस मुझे पेशेंस की वैल्यू पता है। ये वेस्ट नहीं होता है, बिकॉज हर एग्जाम आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। सीडीएस के एग्जाम ने, एफकेट के एग्जाम ने, यहाँ की जो एसएसबीज होती हैं, उसने जो मेरी पर्सनैलिटी डेवलप की, आई डोंट थिंक वो कोई और एग्जाम कर पाता। जेनजीज में देखा गया कि टाइम स्पैन बहुत कम है अटेंशन का। मेरा जो एम है, जो मैंने 10th क्लास में देखा था आईपीएस ऑफिसर बनने का, वो तो छोड़ना नहीं है, वो तो है। जब तक मैं कर सकती हूँ वो मैं ट्राई करूंगी। एक पर्पस जो है वो होना ही चाहिए, ताकि आप उसमें वर्क करो आगे और अपने ड्रीम को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि बाकी चीजें आपको दिखे ही नहीं, कि पहले वही करना है, फिर बाकी देखा जाएगा जो होगा जिंदगी में। तो पहले पर्पस रखो, उसके लिए काम करो, बाकी हो जाता है, बस विश्वास रखना होता है। बच्चे ये सोचते हैं कि ये जो एग्जाम है यही जीवन है, अगर ये नहीं हुआ तो पता नहीं क्या करेंगे। मुझे कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि शायद मेरे ना फैमिली वालों ने कभी फील ही नहीं होने दिया। अगर इमोशनल बर्डन है, फोकस करना मुश्किल होता है। हैव अ ड्रीम फर्स्ट ऑफ ऑल। आजकल जैसे हम बच्चे देखते हैं, बहुत सारे एआई का इस्तेमाल करते हैं, जेमिनी, क्लॉड। बच्चे उसको बिल्कुल एग्जैक्टली सेम उससे लिख के दे देते हैं। अगर आप एआई का यूज कर रहे हो तो एआई का यूज करो आपको आइडिया लेने के लिए कि कैसा रहना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। एस्पिरेंट्स डाउट में रहते हैं कि कोचिंग लेनी है कि नहीं लेनी है। हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ में है आंचल कुमारी, जिन्होंने एचएस में 2025 क्रैक करके 9th रैंक को होल्ड किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉडकास्ट बहुत सारी लड़कियों के लिए एक लाइट हाउस की तरह काम करेगा कि जरूरी नहीं है आपके पास में बहुत सारे रिसोर्सेज हों, लेकिन एक लड़की के लिए आत्मनिर्भर से अधिकारी तक का जो सफर है वो किस तरीके से चलेगा। तो उसी जर्नी के बारे में आज हम इनसे बात करेंगे। इस जर्नी में हम पर्सनल चीज़ों के बारे में कि लाइफ कैसी रहती है, एक तैयारी के दौरान क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और उसके अलावा कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स रहती है, तो हम उन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आंचल, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू। आपने बहुत ही छोटी उम्र में, इन्होंने 23 की एज में ये मुकाम है वो हासिल किया है, तो कैसा लग रहा है आपको ये? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम, एंड ऑब्वियसली ये फीलिंग जो है वो काफी होलसम है। मुझे खुद अभी तक रियलाइज नहीं हो रहा है कि लाइक आई एम अ डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर राइट नाउ, बट इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। ऐसा लगता है कि जो भी हार्ड वर्क किया इन पिछले सालों में फाइनली पेड ऑफ, एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हिमाचल के दूर दराज में जो लड़कियां रहती है, उनके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन निकल के आ पाओगे। और स्पेशली इस साल एचएस के एग्जाम में हमने देखा कि बहुत लड़कियों ने एग्जाम क्रैक किया है, तो और बहुत ही अर्ली एज पे, एट द एज ऑफ 23 यू हैव क्रैक्ड द एग्जाम। तो अब उन लड़कियों को जो दूर दराज बैठी हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे? उनको मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगी कि हैव अ ड्रीम फर्स्ट ऑफ ऑल, कि एक पर्पस होना चाहिए लाइफ में, क्योंकि विदाउट पर्पस मेरे ख्याल से वो लाइफ जीने का कोई मतलब ही नहीं। अब तो सबको सेम अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। हिमाचल भी अब काफी डेवलप हो चुका है, मेंटेलिटी अगर देखी जाए। इवन आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज टिक्कर खास, तो वहाँ पे भी जो हम ज्यादातर लड़कियां हैं वही जॉब कर रही है अभी मोस्टली। तो ये बहुत ही ज्यादा ग्रेट अपॉर्चुनिटी होती है। लड़कियों को समझना चाहिए कि अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको ग्रैब करें, और एक ड्रीम, एक पर्पस जो है वो होना ही चाहिए, ताकि आप उसमें वर्क करो आगे और अपने ड्रीम को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि बाकी चीजें आपको दिखे ही नहीं, कि पहले वही करना है, फिर बाकी देखा जाएगा जो होगा जिंदगी में। तो पहले पर्पस रखो, उसके लिए काम करो, बाकी हो जाता है, बस विश्वास रखना होता है। हो ही जाएगा। हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। ठीक है। आप खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट्स को, क्योंकि हमारी ये जो इंटरेक्शन है ये बेसिकली उन्हीं बच्चों के लिए है जो अभी तैयारी करना चाहते हैं, बहुत ही यंग एज के ऊपर एग्जाम निकालने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं, तो उनके लिए आप इंस्पिरेशन का काम करोगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप खुद को इंट्रोड्यूस करें यहाँ पर
कि आप कहाँ से हैं, कैसे आपका जो स्कूलिंग है, कॉलेज है, वो कहाँ से हुआ? बेसिक सी अपनी इंट्रोडक्शन। सो ओके, तो मेरा नाम है आंचल कुमारी एंड आई एम फ्रॉम टिक्कर खास विच इज़ इन तहसील पंचरुखी, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। एंड मैंने अपनी स्कूलिंग वहाँ भी एक लोकल स्कूल है, एवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहाड़ा। इट इज़ अ प्राइवेट स्कूल, वहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग की है सिंस नर्सरी टू 12th क्लास। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है CSK HPKV एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर। BSc लाइफ साइंसेज मैंने करी थी। उसके 2022 में मैंने अपनी लाइफ साइंसेज को कंप्लीट किया था, बैचलर्स की डिग्री ली थी। उसके बाद मैंने एक साल के लिए कोचिंग ली थी और उसके बाद मैंने 2 साल तक अपने खुद सेल्फ प्रिपरेशन किया घर पे एंड नाउ आई फाइनली गॉट सिलेक्टेड एज डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर दिस ईयर, सो दैट्स इट। आप हमेशा से मेरिटोरियस स्टूडेंट्स रहे हैं। 10th में 98% मार्क्स आए, 12th में 96% मार्क्स आए। तो आपकी स्कूल लाइफ जो है था, आपको ऐसे पढ़ने का शौक पहले से ही था या फिर जो ये अर्ली एज है या आपके पेरेंट्स का जो सपोर्ट है वो रहा? मैं कहूँगी इसमें दोनों चीज़ें जो है वो इक्वली इम्पोर्टेंट होती हैं, पेरेंट्स का सपोर्ट भी और साथ में बच्चे में अगर पढ़ने की है, मुझ में स्टार्टिंग से ही था कि हाँ, मुझे अगर 10th में हूँ, कोई भी क्लास में मुझे फर्स्ट आना है, मुझे फर्स्ट आना है। चाहे ऐसा होता है ना कि हमारे एक टीचर थे स्कूल में, इंग्लिश के टीचर थे, वो कहते थे कि जो सेकंड आ रहा है ना बच्चा, उसको हमेशा ये सोचना है कि फर्स्ट आना है, थर्ड आ रहा है उसको सोचना है कि मुझे अपनी जो भी लेवल है उससे ऊपर जाना है, और जो फर्स्ट वाला है उसको ये सोचना है कि मुझे अपना लेवल जो है वो छोड़ना ही नहीं है, मेरे को अपनी पोजीशन छोड़नी नहीं है। तो इस तरह से हर बच्चा जो है ना उस लेवल पे पहुंच जाता है कि वो बहुत अच्छा कर रहा होता है। तो मुझे मतलब स्कूल टाइम से ये था कि हाँ, अच्छा करना है, अच्छा पढ़ना है, क्योंकि वही होता है ना कि अगर आप एक ऐसे बैकग्राउंड से हो जहाँ पे एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड हो, तो आपकी जो पढ़ाई है ना, एजुकेशन है, वो एक आपको अलग पहचान देता है। तो आई थिंक वो सबसे बड़ी आइडेंटिटी होती है आपकी एजुकेशन। सो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो क्यों ना अच्छे से एग्जाम बढ़िया से करो, बढ़िया से मार्क्स लो। तो मैं उसी के ऊपर आना चाहती हूँ कि आपके जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं या फाइनेंशियली हम्बल आप बैकग्राउंड से आती हैं, तो उसके बारे में आप शेयर करना चाहेंगे अपनी फैमिली के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में? ऑब्वियसली मैम, मेरी जो मदर है वो होम मेकर हैं और मेरे फादर टैक्सी ड्राइवर हैं, प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर, वो भी किसी और की टैक्सी चलाते हैं। एंड मेरा भैया जो है अभी वो आईपीएच के डिपार्टमेंट में फिटर के तौर पे अभी वो सिलेक्ट हुआ है। एंड इट्स अ हम्बल बैकग्राउंड अगर मैं बोलूँ तो, बट ये चीज़ मैटर ही नहीं करती अगर आप में वो करने का जज्बा है कि आपको करना है कुछ, और फैमिली का सपोर्ट तो रहता ही है। बेसिक जो आपको पता है ना, बेसिक नेसेसिटीज अगर आपकी पूरी हो रही है तो आपको और क्या चाहिए। और मेरे पेरेंट्स का ऐसा था कि उन्होंने कभी किसी चीज़ की कमी फील होने ही नहीं दी। लाइक किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो मेरी एजुकेशन है या फिर कोई भी हमारी, ऐसा होता है ना कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, इस बच्चे के पास ये है, वो है, तो ऐसा कभी फील ही नहीं होने दिया। हमने बहुत एक जिसको बोलते हैं ना कि एक सिंपल और सबके साथ सेम लाइफ जी है, कि मैं अपने आप को ये नहीं बोल सकती कि हाँ, मेरे पास ये नहीं था, कि मैंने ऐसे कमी में जिया है, ऐसा कभी फील ही नहीं होने दिया। तो वो कम में ही हमने बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को जी है, तो फाइनेंसेस मुझे तो लगता ही नहीं कि वो मैटर करते हैं, वो मैनेज करने आने चाहिए और मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी अच्छे से किए। और उसके बाद फिर भी जो मतलब मैं पूछना चाहती हूँ वो ये कि एचएस की जो तैयारी है वो एक महंगा एग्जाम माना जाता है, क्योंकि आपने टेस्ट सीरीज, आंसर इवैल्यूएशन, बुक्स, अदर देन कोचिंग, अगर आप कोचिंग के लिए जाते हैं तो वो एड ऑन हो जाता है। तो इस दौरान आपने इसी एग्जाम को क्यों सोचा? इसके बारे में आपने बहुत सारे छोटे एग्जाम्स की तैयारी भी करते हैं लोग, तो उनको जाते हुए आपने बड़ा जो एक गैम्बल है वो क्यों खेला? क्योंकि कहीं न कहीं ये मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था। जब मैं 10th में मैं स्टेट टॉपर रही हूँ, आई वाज़ 7th रैंक, और उस टाइम पे मुझे मीडिया वालों ने ऐसे क्वेश्चन किया था, लाइक व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ? तो मैंने आंसर किया था लाइक आई वांट टू बी एन आईपीएस ऑफिसर। उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं था कि आईपीएस कैसे बनते हैं, आईपीएस ऑफिसर होता क्या है? बस ये पता है कि पुलिस वाला है, वर्दी पहनते हैं, इट्स अ ग्रेट सर्विस, और इसके बारे में बाकी तो पता ही नहीं था। पर फिर था कि नहीं, बनना है तो ऑफिसर ही बनना है, क्योंकि ऑफिसर बन के मुझे पता है कि मैं अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकती हूँ, अपने फैमिली का डेस्टिनी चेंज कर सकती हूँ। और एचएएस एग्ज़ाम चूज़ करना, उसमें मेरी मदर का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। मुझे ऐसे यूपीएससी ही मेरा ऑलवेज़ ऐसे प्रायोरिटी थी, बट शी सेड कि तुम्हें एचएएस के लिए भी तैयारी करनी चाहिए ना। आई थॉट कि हमारा स्टेट है, हमारे स्टेट की सिविल सर्विसेज़ है, उसके लिए भी हमें तैयारी करनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने सोचा कि चलो पहले हम एचएएस कर लेते हैं, फिर यूपीएससी भी साथ-साथ में करेंगे। लेट्स गो टुवर्ड्स एचएएस फर्स्ट। फिर मैंने एचएएस की तैयारी की, और जैसे आपने बात की कि काफ़ी महँगा होता है, ऐसे एग्ज़ाम्स मैंने छोटे क्यों नहीं किए? इसका बहुत ही सिंपल रीज़न था, बिकॉज़ मुझे इधर-उधर जाना ही नहीं था। अगर मुझे पता है कि मैं कुछ चीज़ कर सकती हूँ, तो वो मुझे करनी ही थी। क्योंकि इतनी यंग एज है तो उस टाइम पे एनर्जी होती है। प्राइवेट सेक्टर में मैं जा सकती थी, ऑब्वियसली मेरे फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको प्रोवाइड करने के लिए जा सकती थी।
बट वो ऑप्शन चूज़ ही क्यों करना है? जब मुझे पता है कि वहाँ पे अगर मुझे वो कम्फ़र्ट मिल गया, तो मुझे वहाँ पे सेटल ही नहीं होना है। तो वो मैं अगर 2-3 साल वहाँ पे वेस्ट कर रही हूँ, उसकी जगह पे अगर मैं कहाँ जो मैं करना चाहती हूँ, उसमें वो 2-3 साल लगाऊँ और उसमें ये रिज़ल्ट आ जाए, जबकि मुझे पता है कि मैं कर सकती हूँ, तो वो ज़्यादा बेटर रहता। अगर मैं 4 साल बाद सोचती प्राइवेट सेक्टर में धक्के खाने का कि यार अब क्या करूँ मैं? तो उससे अच्छा है कि मुझे पता था कि अगर थोड़ा-सा है मुझ में कि मैं कर सकती हूँ। तो वो चीज़ होती है ना कि अगर आपको पता है कि आप कर सकते हो, फिर भी आप नहीं कर रहे हो, तो आपसे बड़ा फूल तो कोई भी नहीं है। तो एटलीस्ट गिव योरसेल्फ अ चांस। अगर आपको लगता है ना कर सकते हो, एक चांस तो देना ही चाहिए, जब तक आपको ना लगे कि आप सैटिस्फाई नहीं हो। फिर बाद में वो रिग्रेट नहीं होता कि यार मैं कर सकती थी, मैंने किया नहीं, तो वही होता है। और फाइनेंसिस की बात करें तो मुझे इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलती थी ग्रेजुएशन में, तो उससे ही मैंने सेविंग्स की थी और जो यहाँ पे फीस दिया था एचएस की कोचिंग के लिए, तो वो मैंने अपनी इंस्पायर स्कॉलरशिप से ही दिया था। बाकी मेरे पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट रहा, वो तो था ही उनका। तो इसमें एक और चीज़ जो मैं बोलना चाहती हूँ वो ये कि आपने प्लान ए यूपीएससी था, प्लान बी जो है बाकी के सब थे। आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यही सोचते हैं कि प्लान ए ही रखना है क्योंकि अगर बी होगा तो वो ए के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएँगे। तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो बाकी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन थी उस दौरान जो है यूपीएससी की स्टडी अफ़ेक्ट की है उससे? मुझे ऐसा नहीं लगता बिकॉज़ मैं इसको प्लान बी भी नहीं बोलूँगी बिकॉज़ प्लान बी कि मैं कंसीडर ही नहीं करती वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप प्लान ऐसे कर दे रहे हो ना तो कहीं न कहीं आप अपने माइंड को कम्फर्ट लेवल दे रहे हो कि अगर यहाँ नहीं हो तो वहाँ तो हो ही जाएगा। तो अभी तो वो टाइम है ही नहीं देने का एटलीस्ट ये सोचो कि यही करना है अभी। तो मेरा ऐसा था कि मुझे सिविल सर्विसेज़ में ही जाना है तो यूपीएससी ना चूज़ करके मैंने पहले अपना स्टेट सिविल सर्विसेज़ चूज़ किया कि क्यों ना पहले वहाँ सेटल हो जाऊँ फिर उसके बाद यूपीएससी में अपना ट्राई करूँ। और इसके अलावा भी मैंने एग्ज़ामिनेशंस दिए, जैसे मैंने यूपीएससी सीडीएस का एग्ज़ाम दिया, एफकेट का एग्ज़ाम दिया, आई वेंट टू एसएसबी अ फ्यू टाइम्स और वहाँ पे मैं कॉन्फ्रेंस तक पहुँची। तो ये वेस्ट नहीं होता है बिकॉज़ हर एग्ज़ाम आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। सीडीएस के एग्ज़ाम ने, इसके एफकेट के एग्ज़ाम ने, यहाँ की जो एसएसबीज़ होती हैं, उसने जो मेरी पर्सनैलिटी डेवलप की, आई डोंट थिंक वो कोई और एग्ज़ाम कर पाता। तो अगर मैं आज यहाँ पे हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, बात कर पा रही हूँ आपसे इतना कॉन्फिडेंटली, तो वो उसी वजह से है। तो आई थिंक वो हर चीज़ का ना एक रीज़न होता है। हम अगर हमें कोई चीज़ देर से भी मिल रही है ना, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि देर से मिल रही है। ऐसा सोचना चाहिए कि अभी हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं है। जब हम पूरी तरह से उस रोल के लिए प्रिपेयर हो जाएँगे ना, वो हमें चीज़ मिल जाएगी। तो तब तक हमें काम करना चाहिए और हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, वेस्ट तो होती नहीं है प्रिपरेशन कभी। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करो, छोटा-बड़ा कुछ भी है, नॉलेज ही देके जाएगा और नॉलेज कभी वेस्ट तो होता ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप मेरिटोरियस तो रहे ही हो, 10th में 98% थे, 12th में 96% थे। तो उस चीज़ का प्रेशर था आपके ऊपर कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है या सेकंड अटेम्प्ट में निकालना है, तो एग्ज़ाम को क्लियर करने का एक प्रेशर? प्रेशर तो नहीं था, एक मुझे कभी फ़ील नहीं हुआ क्योंकि शायद मेरे ना फैमिली वालों ने कभी फ़ील ही नहीं होने दिया कि तुम हर बार फर्स्ट आते हो, यहाँ पे भी तुम्हें फर्स्ट ही आना है। और ये था कि मैं जैसे कॉलेज लेवल तक, यूनिवर्सिटी लेवल तक आई वाज़ टॉपर, तो मैंने फेलियर्स कभी नहीं देखे थे, तो वो एक नई चीज़ थी मेरे लिए कि जब मैंने अपने सीरीज़ दिया, उसमें स्क्रीन आउट हुई एसएसबी में फर्स्ट टाइम, तो वो एक तरह से शौक था कि अच्छा मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, फेलियर भी होते हैं, तो लेकिन वो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। हमेशा सक्सेस देखा, फेलियर कभी नहीं देखा, तो वो ऐसा होता है कि फेलियर ने ना मुझे बहुत हम्बल बना दिया। मुझे ऐसे एक इंसान बना दी कि मुझे पेशेंस की वैल्यू पता है। मुझ में वो पेशेंस जैसी क्वालिटी आ गई। तो ऐसा तो है ही नहीं कि हाँ, मैंने फेलियर्स नहीं देखे हैं, फेलियर्स भी मैंने देखे हैं। बाकी जर्नी थी वो धीरे-धीरे चल रही थी, बढ़िया हो गई। तो स्टूडेंट्स भी आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके के फेलियर्स फेस करके आपको ये सक्सेस मिली है? तो मैं तो काफ़ी रीसेंट एग्ज़ाम्पल दूँगी। अभी एचएस से पहले हमारा एलाइड का एग्ज़ामिनेशन हुआ था और मैंने एलाइड में अपीयर हुई थी। आई क्लियर्ड प्रीलिम्स बट मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाई थी। बट ऐसा नहीं था कि आई वाज़ नॉट कैपेबल ऑफ क्लियरिंग इट, बट कुछ ना कुछ रीज़न होता है, मैं उसमें फेल हुई और वो काफ़ी ऐसे डिसहार्टनिंग था कि यार मैं इसलिए क्लियर नहीं कर पाई, मैं एचएस के लिए ये कर रही हूँ। तो वो ऐसा एक मोमेंट पे आता है कि हाँ, हम फ़ील करते हैं कि कैसे होगा? ऐसा होता है कि पूरा ब्रेक हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ज़्यादा मार्क्स से भी मैंने लूज़ नहीं किया था। इट वाज़ जस्ट 20 मार्क्स बट फिर भी फेलियर तो फेलियर है। तो मैं ऐसी थी कि अब क्या क्या करेंगे? अभी उसका प्रीलिम्स भी आ रहा था। पर वो चीज़ थी, आज मैं उस चीज़ को रियलाइज़ करती हूँ, अगर वो हो गया होता उस टाइम पे तो मे बी आज मैं यहाँ नहीं होती। तो हर चीज़ का रीज़न है। अगर एक छोटे-छोटे फेलियर्स, कोई भी फेलियर आ रहा है ना, तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि कुछ बड़ा होने वाला है इससे, इससे बेटर ही लिखा है आपके लिए। तो अलाइड में फेल होके मैं एचएस टॉपर बन गई, अब इससे बढ़िया तो क्या ही हो सकता है।
हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ऐसा कोई फेलियर देखते हैं, उसके बाद वो प्रिपरेशन छोड़ देते हैं या धीरे-धीरे करके छूट जाती है। तो आपकी इस जर्नी में कभी ऐसा आया कि मैंने 2 प्रीलिम्स दिए हैं, नहीं हुए हैं, तो मुझे अभी छोड़ देना चाहिए? मेरी जर्नी में ऐसा थॉट नहीं आया कभी गिव अप करने वाला, क्योंकि मैंने कभी ना माइंडसेट ही नहीं रखा वो कि मुझे गिव अप करना है। मेरे ये था कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको हो ना कि आप कर सकते हो, तो आप आज भी ट्राई करोगे, कल भी ट्राई करोगे। जब तक आपके पास चांस है और आपके पास वो एनर्जी है कि आपको ट्राई करना चाहिए, फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है कि करो, तुम कर सकते हो, तब तक तुम करोगे ट्राई। आप फैमिली सपोर्ट की बात बार-बार कर रहे हो, तो कितना सा रोल रहता है एक प्रिपरेशन के दौरान कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है और आपकी फैमिली ने आपको कैसे किया? आई गेस फैमिली का ही सबसे ज़्यादा रोल रहता है, बिकॉज़ मैंने घर पे 2 साल रह के वहाँ पे पढ़ाई की है और मैं लाइब्रेरी भी नहीं जाती थी, घर पे बैठ के ही मैंने पढ़ाई की है, घर में ही। तो वो ऐसा होता है ना कि घर वालों का पूरा सपोर्ट कि आपको वो पढ़ाई के लिए भी पूरा टाइम दे रहे हैं, पूरा कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, आपके वो पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको उनको पता है कि बच्चा पढ़ रहा है। तो वो एक एक तो होता है आपका फाइनेंशियल सपोर्ट, वो तो पेरेंट्स देते ही देते हैं, पर जो एक इमोशनल और मेंटल सपोर्ट होता है, वो मेरी फैमिली वालों का बहुत ज़्यादा था। इवन जब भी मैं फेल हुई तो एलाइड में तो आई लिटरली क्राइड, मुझसे बताया ही नहीं जा रहा था अपने पेरेंट्स से कि मतलब नहीं हुआ, मेंस नहीं हुआ, मैं कैसे बोलूँ, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरी भी एक्सपेक्टेशंस थी कि हो जाएगा। तो उस टाइम पे तो आई लिटरली क्राइड, पर पापा ने बोला कि जब तक मैं हूँ बैठा हुआ, तो को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, मैं हूँ ना बैठा हुआ, तू कर, जब तक तू कर सकती है। तो वो चीज होती है ना कि जब आपके पीछे ऐसे लोग हो ना, आपके मदर फादर ब्रदर, की वो बोल रहे हैं कि तुम कर सकते हो, तब तक करो। और फैमिली ही है जो मेन आपको शेप करती है, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि अगर फैमिली कहीं ना कहीं आपके डिसीजन के अगेंस्ट चली जाती है तो वो मुश्किल हो जाती है चीजें। बिल्कुल। तो इमोशनल और मेंटल कंफर्ट किसी भी जर्नी में, किसी भी प्रिपरेशन में, एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका मेंटल पीस अच्छा है हुँ। तो आप फोकस्ड रहोगे, तो इसीलिए तो बहुत जरूरी है इसका सपोर्ट। पर जैसे आपकी प्रिपरेशन के दौरान हम देखें तो योर फादर वाज आल्सो गोइंग थ्रू हेल्थ इश्यूज, तो अगर इमोशनल बर्डन है फोकस करना मुश्किल होता है, आपने उसके साथ में कैसे डील किया? जी, ये हुआ था जब मैं 2022 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, एंड ऑन द सेम डे जब मुझे यहाँ पे आना था चंडीगढ़ इसकी गाइडेंस वगैरह के लिए, कोचिंग के लिए, तो उसी दिन पापा को मतलब ज़्यादा सीरियस हो गए थे, बीमार हो गए थे, उन्होंने ही मुझे छोड़ने आना था यहाँ पे, पर वो आ नहीं पाए। फिर मेरे अंकल, मेरे चाचू आए थे मुझे छोड़ने के लिए। तो उस टाइम पे मेरे पास 2 ही चॉइसेस थी कि या मैं घर पे रहूँ, क्योंकि फैमिली को भी मेरी ज़रूरत है कि ऐसा है, बट मैं क्या ही कर सकती हूँ वहाँ पे, मतलब अवेलेबल हो सकती हूँ, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती हूँ, बट एक्चुअली मुझे उनको ज़रूरत है, वो तो मैं प्रोवाइड कर ही नहीं सकती, बिकॉज़ मैं उसके लिए अभी तक कैपेबल ही नहीं थी। तो मुझे वो चूज़ करना था। उस टाइम पे मेरी मदर, उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे बोला कि घर पे मैं हूँ, तेरा भैया भी है, वो भी पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम पे। हमारी पूरी फैमिली है, चाचू है, सब है, वो देख लेंगे। अभी तेरी वो जर्नी शुरू होने वाली है जहाँ पे तुम डिसाइड करोगे तुम आगे जाके क्या बनोगे, और फैमिली का फ्यूचर उसी पे डिपेंड करता है, कहीं न कहीं वो तुम शेप करोगे। तो अगर तुम यहाँ रुक जाते हो, तो कहीं न कहीं वो तुम अपने आप को एक्सक्यूज़ देते ही रहोगे। आज ये दोगे, कल को कुछ और मिलेगा, कुछ भी होगा। और पापा भी यही चाहते हैं कि हाँ, तुम पढ़ो। तो बस वही था कि मैं गई, यहाँ पे आ गई। अब वो डिफ़िकल्ट तो था कि घर पे कॉल करो, तबीयत अच्छी नहीं है, पूरी बातें भी नहीं बताते थे कि हाँ, आप बीमार है, ज़्यादा सीरियस है, अभी हॉस्पिटल में है, कहाँ हैं। अब वो हॉस्पिटल में भी काफ़ी दिनों तक एडमिट रहे थे, उनको लिवर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। बट उस टाइम पे ऐसे ही था कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है। मैं तो ऐसा था कि हर कोई इमोशनल ब्रेकडाउन हो ही जाता है, हम सोशल बीइंग्स हैं, कितना कि हम कंट्रोल करेंगे। बट एक चीज़ होती है ना, एक रीज़न होता है कि हम यहाँ पे आए हैं, उन्हीं के लिए आए हैं, खुद के लिए भी आए हैं, तो करना तो है ही, कंप्लीट तो करना ही है। बाकी हम उनके पास जाएँगे तो उनको उसी में चीज़ में ज़्यादा खुशी मिलेगी कि मेरे बच्चे ने जो करना था, मैंने और कहा। वो उनको लगा भी जब अभी उन्होंने सेलिब्रेट किया होगा, एग्जाम क्रैक हुआ, तो वो पहली-पहली फीलिंग जब आपने उनको बताया कि हो गया, कैसे सेलिब्रेशन, कैसा रहा फिर आपका सेलिब्रेशन? बहुत अच्छा रहा मैम। एक्चुअली में ऐसा होता है ना कि फिर जो भी हमने स्ट्रगल देखे होते हैं, फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, जितना भी ऐसा हमने डिफिकल्ट टाइम देखा होता है, तो वो सब कट जाता है। फिर भूल जाते हैं कि ऐसा भी कुछ आया था। तो वो तो सेलिब्रेशन तो बहुत अच्छी थी। एक्चुअली मेरे जब मेरा रिज़ल्ट आया था, तो पापा मेरे टूर पे थे, तो वो मनाली में थे। वो मुझसे मिले हैं 4-5 दिन के बाद, रिज़ल्ट के आने के बाद। तो आप समझ सकते हो उनको कितना ईगरनेस हो रही होगी कि हाँ, मुझे मिलना है, मिलना है। पर वही प्रोफेशनलिज़्म कि अपनी ड्यूटी भी करनी है, उसको छोड़ के आ नहीं सकती बीच में। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये वैल्यूज़ भी जो है उन्हीं की वज़ह से हम में आती हैं, बच्चों में आती हैं, कि अगर ऐसी चीज़ें हैं तो वो कहीं न कहीं आपको शेप करती हैं ऑफ़िसर बनने के लिए। बाकी खुश तो वो बहुत ज़्यादा हैं, एंड आई एम हैप्पी कि मैं उन्हें प्राउड फ़ील करवा पाई। एक सवाल रिश्तेदारों के लिए भी है, क्योंकि रिश्तेदार बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं कि बच्चों ने क्या किया, और स्पेशली आप 2 साल घर पे भी थे, 1.5-2 साल के पास में।
तो इस दौरान अक्सर पूछते होंगे कि आजकल बेटी क्या कर रही है, तो वो वाले प्रेशर को आपने कैसे हैंडल किया? क्या आपकी स्ट्रैटेजीज रही हैं कुछ रिश्तेदारों को हैंडल करने के लिए? तो बाकी स्टूडेंट्स को भी बताइए। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है, मतलब स्पेशली मुझे लगता है मेरे लिए तो बहुत कॉमन हो गया था। लाइक 10th में टॉपर रहे, 12th में टॉपर रहे, यूनिवर्सिटी में टॉपर रहे, तो आगे क्या कर रहे हो? अब अभी तक जॉब नहीं लगी आपकी। ये तो बहुत ही कॉमन, मतलब मैं अगर ना घर पे झाड़ू भी लगा रही हूँ तो कोई रास्ते से निकल रहा है, यही होगा, बेटा आप यहाँ पे हो, आप क्या कर रहे हो? अभी कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते, कब एग्जाम है? उनको पूरी डिटेल्स चाहिए होती है। तो मैं तो उसमें ऐसा होता था कि ठीक है, पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं है। मैं बोल देती थी कि अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, अभी बस पढ़ ही रही हूँ, बस चल ही रहा है ऐसे। यही है कि उसको अब नेगेटिव में तो ले नहीं सकते हैं। ठीक है, हमें बस यही लेना है कि हम बोल दो हाँ पढ़ रहे हैं, क्या कर सकते हैं उसमें? तो प्रिपरेशन के दौरान जब आपके एग्जाम निकल रहे थे, तो आप ये डिस्क्लोज कर रहे थे रिश्तेदारों को? नहीं, यही बोलते हैं ना, कीप इट प्राइवेट अंटिल इट्स परमानेंट। तो वो चीज़ तो है कि जब तक हो ना जाए ना तब तक उस चीज़ को अपने तक रखना चाहिए। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि नेगेटिव लोगों का वो होता है कि हाँ, लोग नेगेटिव सोचेंगे, वो मैटर ही नहीं करता कोई क्या सोच रहा है। बट एक चीज़ होती है ना कि जब तक हो ना जाए ना, वो खुद को भी बार-बार अच्छा थोड़ी लगे, बोला नहीं हुआ, तो उससे अच्छा है कि एक वही बार ऐलान हाँ, करेंगे। तो वो करना ही नहीं है। तो उसमें से कि बोलते रहो, कर रहे हैं, जब होगा तब सबको पता लग जाएगा, तब बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ जी, हो गया, तब तो लग जाएगा आराम फिर से तो पता। लिस्ट में नाम आ गया। हाँ, फिर तो लग जाएगा पता। ऐसे पूछते हैं ना कि हाँ, हो गया, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो मैं तो मम्मा को यही बोलती थी कि अगर कोई पूछे तो बोलना कि अभी पढ़ रहे हैं, और जब होगा तब पता तो लग ही जाएगा, तो वो तो दिख ही जाएगा सब में। तो वो ऐसे हँसी-मज़ाक में ले जाती थी मैं, कोई बोले तो अभी हँसी-मज़ाक में, हाँ, ठीक है, पढ़ रही हूँ अभी, कर रही हूँ अभी, हो जाएगा जैसे मर्ज़ी। एस्पिरेंट्स डाउट में रहते हैं कि कोचिंग लेनी है कि नहीं लेनी है, बट यू ऑप्टेड फॉर कोचिंग और फिर उसके बाद आपने 1.5-2 साल घर पे भी पढ़ाई की। तो आपका क्या कोचिंग ने आपको कैसे हेल्प किया इस प्रोसेस में? आई थिंक कोचिंग लेने में कोई बुराई नहीं है। आजकल ऐसा बोल देते हैं ना कि हाँ जी, घर पे खुद ही पढ़ना है, खुद ही पढ़ना है। वो अपनी-अपनी चॉइस होती है। लेकिन कोचिंग लेने में कोई बुरी बात नहीं है। हर कोई कोचिंग लेता है। तो उसमें कुछ नहीं है। कोचिंग क्या है? गाइडेंस है। कोचिंग में ऐसा तो नहीं है कि वो आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, पेपर में वही क्वेश्चन आने हैं। बट गाइडेंस ज़रूरी होती है। आपको बुक लिस्ट तो हर जगह मिल जाएगी यूट्यूब में कि ये पढ़ना है, ये बुक्स हैं हमारे पास। बट कोई ये नहीं बताएगा कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, उसको मैनेज कैसे करना है, कैसे आप कितने आपको टेस्ट देने हैं, कैसे देने हैं। तो जो आपका माइंड होता है ना, उसको शेप करने के लिए कोचिंग बहुत ज़रूरी है। उस फ्लो में लेकर आती है वो कि आपको कैसे चीज़ें मैनेज करनी है, कैसे पढ़ना है, कौन-सा सेक्शन कैसे किया जाएगा। पता होता है क्या करना है, वो कैसे जो है ना वो कोचिंग बताती है। तो आई थिंक वो ज़रूरी तो है ही, बाकी सबका अपना-अपना चॉइस है। मुझे ज़रूरी लगी, तो मैंने ली। तो फिर उसके बाद आप घर पे भी पढ़े हैं। घर पे पढ़ने के साथ भी बहुत चैलेंजेस आते हैं। ना करना बहुत मुश्किल होता है कि ये शादी-ब्याह, फंक्शन है, फैमिली फंक्शन, वहाँ पे जाना। तो ये सारी चीज़ों को आप घर पे कैसे मैनेज करते थे या घर पे धनिया खत्म हो गया है, धनिया लेते खींचा है, तो वो बेसिक चीज़ों को आपने कैसे किया? अब मेरा ऐसा था कि मैं बहुत बैलेंस्ड पर्सनैलिटी हूँ, तो ऐसा भी नहीं है, मुझे ना आइसोलेशन पसंद नहीं है कि मतलब अकेले में बैठ जाओ और ऐसा था। तो जब भी मतलब ऐसा है कि मैं हर फंक्शन में गई हूँ गाँव के, ऐसा नहीं है। इस साल भी बहुत शादियाँ हुई 2025 में भी, तो मैं गई थी, हर फंक्शन अटेंड किया। क्योंकि पढ़ाई अलग जगह है, दिन में कितने 24 घंटे होते हैं, आप 24 के 24 घंटे तो पढ़ नहीं रहे हो, तो आप हर चीज़ अटेंड करो, वो ज़रूरी होता है, वही तो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा। ऑफिसर एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी होता है, जो आपको अपनी पर्सनल लाइफ को भी कर सके, साथ में अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी कर सके। तो मैं तो जाती थी हर शादी, फंक्शन में, हर किया। और घर के काम मेरा एक बहुत अच्छा रूटीन था कि सुबह उठना है, घर का काम करना है, फिर पढ़ने बैठना है, शाम को भी डिनर में मम्मा की हेल्प करनी है, तो वो एक रूटीन बन गई थी। तो मुझे तो ऐसा बोझ भी नहीं लगता था कि घर वाले काम को बोल रहे हैं। मैं आराम से उठ जाती थी और मेरे लिए भी वो ब्रेक हो जाती थी, क्योंकि आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो जिसकी सिटिंग ज़्यादा नहीं है, मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ सकती। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि आपकी सिटिंग कितनी है? कितनी देर आप कंटीन्यूअस जो है पढ़ने बैठ सकते हैं? मेरी सिटिंग बहुत कम है एक्चुअली, मैं 2 घंटे कंटिन्यूअसली बैठ सकती हूँ, फिर मुझे 15 मिनट की ब्रेक चाहिए ही चाहिए। चाहे मैं किसी से गप्पे मार लूँगी, घर में चली जाऊँगी, देखाऊँगी कि मम्मा क्या कर रहे हैं, भैया क्या कर रहा है, पापा क्या कर रहे हैं। बाहर चली जाऊँगी, ऐसे ही घूम फिर लूँगी। पर मुझे मतलब ऐसा होता है कि ना, माइंड को फ्रेश करने के लिए वो ज़रूरी होती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप कितने घंटे पढ़ते हो ना, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है आपकी एफिशिएंसी कितनी है, कि आप कम घंटे में कितना ज़्यादा वो गेन कर ले रहे हो, वो मैटर करता है। और मुझे लगता है कि वो मेरी अच्छी हो गई थी। तो अगर हम इस पे फ़ोकस करें कि हम 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, कई लोग बोलते हैं 16-16 घंटे भी पढ़ते हैं। चलो, वो अपना-अपना शेड्यूल होता है, उनका अपना-अपना लाइफ़स्टाइल है।
बट आई गेस मैटर करता है आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी है। तो कम आवर्स में आप प्रोडक्टिविटी निकालो बढ़िया से, फिर आपका ऐसा होता है ना कि आपको किसी चीज से कट ऑफ होने की जरूरत ही नहीं है। आपको अपनी फैमिली के साथ रहो, फ्रेंड्स के साथ टच में रहो, रिलेटिव्स के साथ, अपने फंक्शंस हो रहे हैं एंजॉय करो, तो ये पूरी बैलेंस्ड लाइफ चलती है। तो उसमें आपको ना मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल भी फील नहीं होता है। तो वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था कि मैं हर चीज एंजॉय करती थी। तो फिर तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्ड ही है कि आप एंटरटेनमेंट के लिए या फिर माइंड को रिलैक्स करने के लिए क्या करते हो? माइंड को रिलैक्स करने के लिए सबसे ज्यादा जो मैं करती थी, मैं देखती थी नेटफ्लिक्स, क्योंकि अच्छा। उसमें वेब सीरीज वगैरह मुझे बहुत पसंद है। मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, उन्हीं ने मुझे सजेस्ट किया था कि देखो, एंड इसका भी हर चीज का ना एक पॉजिटिव साइड होता है। आप क्यों हर चीज, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हो। नेटफ्लिक्स देख के मेरी इंग्लिश इंप्रूव हुई, क्योंकि मुझे एसएसबीज देनी थी, वहां पे इंग्लिश में ही होता है सब कुछ, तो उससे मेरी इंग्लिश इंप्रूव हुई। काफी चीजें, नई नई चीजें पता चलती हैं, तो आपको ना अवेयर भी बनाती हैं। तो वो देखने का तरीका है, नजरिया है कि आप किस नजरिए से देख रहे हो। तो नेटफ्लिक्स पे कौन कौन सी सीरीज आपको अच्छी लगती है? एस्पिरेंट्स को क्या रेकमेंड करेंगे आपकी इंग्लिश सुधारने के लिए? क्या क्या देखना जरूरी है? इंग्लिश के लिए मैं तो वेब सीरीज ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी लंबी होती है और इसमें ना ऐसे डेली लाइफ़ की एक्टिविटीज़ दिखाते हैं। तो जो डेली यूज़ की जो इंग्लिश होती है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उसमें हो जाती है। मूवी में तो फिर भी ऐसे होगा कि स्पेसिफ़िक चीज़ें ही होंगी। वेब सीरीज़ में सारा कुछ हो रहा है, दिन से उठ रहे हैं, सो रहे हैं, वो सब कुछ इंक्लूडेड है। तो एक जो वेब सीरीज़ है, सबने सुनी भी होगी, काफ़ी फ़ेमस है, फ्रेंड्स है ना, फ्रेंड्स, वो काफ़ी फ़ेमस है, लाइक बहुत अच्छी है वो। काफ़ी ज़्यादा सीज़न है उसके और काफ़ी एंटरटेनिंग भी है, फ़नी है, और उसमें आपकी वोकैब भी अच्छी हो जाती है। और एक और है, वो अपना-अपना जॉनर होता है, तो मैं देखती हूँ वैम्पायर डायरीज़, वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी काफ़ी एंटरटेनमेंट है उसमें, और मैं उसको दूसरी बार देख रही हूँ, अभी वो खत्म होने वाली है। तो ये 2 हैं जो मैं ज़्यादा। फ्रेंड्स, कौन से फ्रेंड हो आप? कौन से वाले फ्रेंड बनना पसंद करोगे वो तो नहीं, पर्सनैलिटी होती है कोई, तो फिर आप कौन से फ्रेंड पर्सनैलिटी में हो? चेयरफुल, मतलब जो होता है ना कि ऐसे इंसान बैठा हुआ है, आराम से सैड है, उसको हँसा दूँगी तो जाके। चैंडलर हो? बोल सकते हो आप, मतलब मेरा ऐसे है कि कोई आराम से बैठा है ना, शांत से, बिल्कुल ऐसे सैड है किसी चीज को लेके, ग्लूमी है, तो मैं वहां जाऊंगी और कुछ भी जोक क्रैक कर दूंगी या फिर ऐसे ही हंसा दूंगी। तो काफी चेयरफुल नेचर है मेरा एज अ फ्रेंड, चेयरफुल। और बस यही बोलूंगी, बाकी अपनी पढ़ाई क्या करनी है। आज की लाइफ में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, सोशल मीडिया, यूट्यूब, नोटिफिकेशंस। आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या थी? अब मैं बोलूंगी नहीं थी, तो आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से ना डिस्ट्रैक्शन क्या होती है, डिस्ट्रैक्शन वो होती है ना जो आपको कंट्रोल कर रही हो। अब सोशल मीडिया बनाए, कुछ पर्पस है उसका। अब मैं मोस्टली तो न्यूज देखा जाए ना, तो मैं न्यूज इंस्टाग्राम के थ्रू ही कवर हो जाती थी मेरी। और इंस्टाग्राम मैंने एग्जाम्स, जब हम मेरे मेंस के एग्जाम होते तब भी मैंने रील स्क्रॉल करके ही मैं सोई थी, क्योंकि मुझे वो डिस्ट्रैक्शन की तरह लगी नहीं। जब तक वो चीज आपको कंट्रोल नहीं कर रही है ना, तब तक वो डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं, जब तक आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, आपको लिमिट है। मैंने तो इंस्टाग्राम में एक लिमिट सेट की है 45 मिनट्स की पूरे दिन में, कि अगर इतना हो गया तो वो बता देता है कि इतना हो गया, बस हो गया आज का। तो वो है कि आपको कंट्रोल करना आना चाहिए हर चीज है, चाहे वो कोई भी चीज है, लाइफ में कुछ भी हो सकता है जिसको आप डिस्ट्रैक्शन बोल सकते हो। सोशल मीडिया हो सकता है, और भी कोई चीज हो सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उसको कंट्रोल कर रहे हो तो वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है, अगर वो आपको कंट्रोल कर रही है तो वो डिस्ट्रैक्शन है। बाकी हर चीज जरूरी है जिंदगी में, वरना आप पीछे नहीं रह जाओगे। आप कैसे साथ साथ में रहना है सबके। हंसमुख से ही माहौल में है हम, तो फिर आपकी डेटिंग लाइफ के बारे में अगर हम पूछे कि प्रेपरेशन में डेटिंग जो है वो किस तरीके से होती है, अगर आप इसके बारे में, आपके व्यूज क्या है? मुझे लगता है कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो डेटिंग कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं है, लाइफ का फेज है। अब कोई इंसान उसे कैसे देखता है। अब मेरा ऐसा था कि मैं मैनेज कर सकती हूँ चीज़ों को, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको मैनेज कैसे कर रहे हो। वो चीज़ आपको ग्रो करवा रही है कि आपको रोक रही है, तो वो चीज़ें ज़्यादातर ये करती है। और बाकी वो डेटिंग कोई डिस्ट्रैक्शन थोड़ी होती है, वो हम डिस्ट्रैक्शन बनाते हैं उस चीज़ को। अगेन वही सेम चीज़ होती है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कैसे चीज़ें करते हैं। बाकी अगर आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में हो, आपके चाहे वो क्लोज फ्रेंड ही है, तो कहीं ना कहीं वो आपको ग्रो ही करवाएंगे। अब मेरी क्लोज फ्रेंड है, सबसे पहले ऑफिसर वही बने थे, एंड वो अभी एसबीआई में है, एसबीआई पीओ में। तो 2 साल उनको होने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑफिसर मेरी फ्रेंड लाइन जो है, सबसे ज्यादा क्लोज फ्रेंड है मेरे वो, तो वही थे। और उनको देख के मुझे क्या, मुझे मोटिवेशन ही मिली, आगे बढ़ने का ही मिला। तो डेटिंग जिसमें आप ग्रो कर रहे हो ना दोनों लोग, तो वो आपका हर्डल कभी बन ही नहीं सकता है। आज मैं ऑफिसर हूँ, वो ऑफिसर है, और क्या चाहिए। और दोनों हम बाद में तो अपने रिलेशनशिप में आने के बाद ही हुए हैं। तो आई डोंट थिंक कि ये कहीं ऐसा होता है। बाकी अपने पर्सन टू पर्सन होता है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपकी ग्रोथ हो रही है, जहाँ पे आप कुछ बन रहे हो, सब अच्छा हो रहा है, सपोर्ट मिल रहा है आपको, और एक पॉजिटिव माहौल है, आपको लगता है कि आप इसके साथ ग्रो करोगे आगे।
लाइफ में, अपनी पर्सनल है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, कुछ बनोगे जो आपके गोल्स को सपोर्ट करे, ना कि ऐसा करे कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो चीज़ नहीं। जो आपको कहीं न कहीं आपके मेंटालिटी को बिल्कुल ऐसा सपोर्ट करे और पॉजिटिव रखे कि नहीं, ऑफिसर ही बनना है, हम ऑफिसर ही बनेंगे, तो वो चीज़ ज़रूरी होती है। प्रिपरेशन में आजकल जैसे हम बच्चे देखते हैं बहुत सारे एआई का इस्तेमाल करते हैं, जेमिनी, क्लॉड। तो एज अ टीचर्स हम तो स्टिल उसको यूज करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्ट्रक्चर्स के लिए उसमें यूज आता है, लेकिन बच्चे उसको बिल्कुल एग्जैक्टली सेम उससे लिख के दे देते हैं। आपकी प्रिपरेशन में एआई का कितना यूज था और आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे आप एआई के यूज का अपनी प्रिपरेशन में? मैंने एआई का यूज़ किया था स्पेसिफिकली मेंस की प्रिपरेशन में। और ऐसा नहीं था जैसे आपने बोला कि कई बच्चे करते हैं कि हम क्वेश्चन डालेंगे, आंसर आएगा और उसको पूरा कॉपी पेस्ट कर देंगे, बट कॉपी पेस्ट के नंबर नहीं मिलते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आप एआई का यूज़ कर रहे हो, तो एआई का यूज़ करो आपको आइडिया लेने के लिए कि कैसा रहना चाहिए, क्या-क्या होना चाहिए क्वेश्चन में, उसके लिए यूज़ करो। अगर आपको कंटेंट, आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट है, उसको कंसाइज़ करना है, प्रिसाइज़ फॉर्म में लेकर आना है, उसके लिए एआई बेटर है। बहुत ज़्यादा बल्की नोट्स हैं, आपको चाहिए कि इसमें कीवर्ड्स निकाल दो, तो वो काम वो ईज़िली कर देगा, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बिकॉज़ एग्ज़ामिनर डिमांड करता है इनोवेशन, कि आपके आंसर्स कितने वो रियल हैं, आपकी थिंकिंग कितनी है उसमें। तो अपना आंसर रियल रखना है, क्योंकि उन्हें भी पता है, वो भी टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं कि कौन-सा कॉपी पेस्ट है और कौन-सा रियल वाला है। तो टेक्नोलॉजी का स्मार्टली यूज़ करना चाहिए कि जैसे मैंने कहा कि आपको बल्की नोट्स लग रहे हैं, तो उसमें कीवर्ड्स निकालने के लिए या फिर स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए आपको लग रहा है, आप आंसर लिखो और फिर उसको दे भी सकते हो कि हाँ, बताओ इसमें क्या तुम्हें लग रहा है। और स्पेसिफिकली जो हमारा जो मेंस का सिलेबस होता है, उसकी लाइन्स आप डायरेक्टली उसमें डाल सकते हो और बोल सकते हो कि हाँ, इससे क्वेश्चंस बना दो। उससे आपका होगा कि चाहे एग्ज़ैक्टली उससे क्वेश्चन सेम ना आए, बट कहीं न कहीं आपको आइडिया लग जाएगा, 360 डिग्री आप कवर कर ही लोगे कि कुछ भी आएगा फिर आप हैंडल कर लोगे। आंसर खुद लिखो, क्वेश्चंस उससे पूछ लो, तो उतना आप कर सकते हो। बिल्कुल। यूट्यूब का आपकी प्रिपरेशन में कितना, बिकॉज़ मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यूट्यूब पे ही हैं, तो यूट्यूब का रोल आपकी प्रिपरेशन में कितना रहा है? यूट्यूब का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। मैंने जो करंट अफेयर्स किए हैं, वो सब मैंने यूट्यूब से ही किए। मैगज़ीन्स में बहुत कम ऐसे लेती हूँ और न्यूज़पेपर मैं पढ़ती हूँ, लेकिन कम। मैं प्रेफ़र करती हूँ यूट्यूब में जो वीडियोज़ आती हैं, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस आती है और फिर मंथली मैगज़ीन्स की वीडियोज़ आती हैं। और एचपीजीके के लिए स्पेसिफ़िकली मैंने यूट्यूब बहुत फ़ॉलो की। इवन आपकी वीडियोज़ मैंने काफ़ी देखी हैं और भी काफ़ी टीचर हैं जिनकी मैंने वीडियोज़ देखी हैं। और जो मैराथन सेशंस होते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं, एमसीक्यू सेशंस होते हैं, वो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो सिंस हम हिमाचल जीके की बात ही कर रहे हैं और मेरा सब्जेक्ट है ही, तो डिटेल में कि आपने हिमाचल जीके की तैयारी कैसे की और मेंस के लिए भी, क्योंकि उसका एक सर्टेन पोर्शन रहता है, तो उसके लिए आपकी अप्रोच क्या थी? प्रीलिम्स के लिए तो ऐसा होता है कि मैंने पैटर्न ऑब्जर्व किया था, जो पीवाईक्यूज से वही देखे थे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एक बेसिक हिमाचल जीके की बुक कोई भी ले लो, एक जो होता है ना, एक कंसाइज होनी चाहिए। अब बलोखरा भी काफ़ी रिकमेंड करते हैं और जिन्होंने पढ़ी होगी, इट्स अ गुड बुक। बट ऐसा होता है कि हमें ऐसा चाहिए होता है ना, हमें कंसाइज पढ़ने की आदत होती है, इतना बड़ा हमसे नहीं पढ़ा जाता है। तो मैंने भी कंसाइज बुक्स ही रेफर की थी, काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है मार्केट में। तो उन बुक से ही, जिसमें कम बुक में सब कुछ मिल जाएगा आपको, और आपको जब थीम्स पता है कहाँ-कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो थीम्स प्रिपेयर कर लीजिए और उसी से फिर क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिए, तो उससे हो जाता है। और रही बात मेंस की, तो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के सिलेबस में हर एक लाइन का जो हर एक कीवर्ड है, आपको उसके ऊपर आपके नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए। अब 1 डेढ़ पेज का नोट जो है, वो आपका हर एक कीवर्ड के ऊपर होना चाहिए। तो वो तो आप यूट्यूब, आपने कहा कि हर चीज़ वहाँ पे मिल ही जाती है। वो इन आपका जो एस्पिरेंट है उसके ऊपर होता है कि कितना स्मार्टली वो नोट्स बनाता है उस चीज़ से। नोट्स बनाता है। अब यहीं से आगे हम बढ़ेंगे कि 2 एस्पिरेंट्स हैं, ओल्ड स्कूल और न्यू स्कूल। ओल्ड स्कूल वाले जो हैं वो पेन एंड पेपर वाले हैं, नए वाले डिजिटल लर्निंग वाले। आपकी अप्रोच क्या थी यहाँ पे? क्योंकि अक्सर अभी बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि नोट्स हमने बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं। मेरी इसमें काफ़ी मिडल अप्रोच रही है। कुछ चीज़ों में मैंने नोट्स बनाना ज़रूरी समझा। मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पे बल्कि इसको मैं सिंपली अपने वर्ड्स में ज़्यादा अच्छे से लिख सकती हूँ, ताकि बाद में मुझे ईज़ी रहेगा। अगर अब मेंस में छुट्टियाँ नहीं होती, एक भी छुट्टी नहीं होती, लगातार पेपर होते हैं, तब आपको रिवाइज़ करना है, तो आप वो 100 पेज का, 125 पेज का, 200 पेज का, वो आप पीडीएफ रिवाइज़ नहीं कर सकते हो। वो काफ़ी आइज़ में भी स्ट्रेस डालेगा और आप नहीं कर सकते हो। तो वो शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको पता है कि जिसकी ज़रूरत आपको है कि एक ही रीड मारना है आपको, तो वो आप डिजिटली कर सकते हो। तो दोनों चीज़ों का मैंने यूज़ किया था, डिजिटली भी किया था और हैंड रिटन नोट्स भी बनाए थे मैंने। सिंस आपने घर पे भी पढ़ाई की है,
तो एक जो कॉम्पिटिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है वो छूट जाता है। तो इस दौरान आपको कभी ये लगा कि मेरी जो तैयारी है वो अप टू डेट नहीं है या स्टेल हो रही है, फ्रेशनेस उसमें नहीं है, और उसको आपने ओवरकम करने के लिए क्या किया? जब मैंने घर में पढ़ाई की थी ना, वो इसी रीज़न से की थी क्योंकि मैं लाइब्रेरी में पढ़ने वाली स्टूडेंट हूँ ही नहीं। कुछ होते हैं जो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, उन्हें काम पूरा वैसे चाहिए होता है। मुझे ऐसा चाहिए होता है कि नॉर्मल सा, जैसे नॉर्मल एटमॉस्फेयर है वैसा ही चाहिए, नॉर्मल सराउंडिंग है। अगर बात भी कर रहा है कोई तो कर रहा है, मैं इतनी फ़ोकस्ड हूँ कि मुझे जो मैं पढ़ रही हूँ, वो पढ़ रही हूँ। और ऐसे डिस्कनेक्टेड कैसे कभी फ़ील हुआ नहीं कि हाँ, मैं पीछे रह रही हूँ। क्योंकि आपने बताया कि यूट्यूब है, वहाँ पे लग जाता है पता, आप पूरा उसमें रहते हो, अपडेटेड रहते हो, पूरा टच में रहते हो। तो पढ़ाई तो कभी फीकी पड़ती ही नहीं है। सेम ही होती है, पढ़ाई तो सेम ही होती है, चाहे आप घर पे पढ़ो, चाहे एकेडमी में पढ़ो, पढ़ना तो सेम ही है। सेम ही कंटेंट होगा, सेम ही रिसोर्स होगा आपके ऊपर। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उस चीज़ को मैनेज कर रहे हो, कैसे करंट के साथ कॉन्टैक्ट में रह रहे हो, तो वो होता है। तो उसके लिए तो करंट अफेयर्स हैं। ठीक है। इस प्रिपरेशन के दौरान आपने ऐसे नहीं सोचा कि फाइनेंशियली बेटर करने के लिए मैं कोई टेम्परेरी जॉब या फिर ऐसे फ्रीलांसिंग कर लूँ? जब मैं कोचिंग ले रही थी उस टाइम पे तो नहीं था, पर जब मैं घर गई, बिकॉज़ अब मैंने बताया कि 24 घंटे हैं, मैं 24 घंटे तो पढ़ूँगी नहीं। मुझे पता है कि मैं 6 टू 7 आवर्स और 7 टू 8 आवर्स मुझे निकालने हैं दिन में। और साथ में अब घर पे रह रही हूँ तो कुछ ना कुछ तो करना है। आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन कि मैं बैठ नहीं सकती आराम से, मुझे कुछ ना कुछ करना है, सीखना है कुछ ना कुछ, या फिर कहीं न कहीं करना है। तो मैंने ट्यूशन सेंटर में, पालमपुर में एक ट्यूशन सेंटर है, वहाँ पे मैंने ट्यूशन स्टार्ट करी थी और घर पे भी मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी। 1 घंटा, 2 घंटा इतना मैं पढ़ाती थी। और वो इसीलिए सिर्फ फाइनेंशियली उसके लिए, सपोर्ट के लिए नहीं, क्योंकि ऐसा होता है कि आप अलग चीज़ें सीख रहे हो, किसी से इंटरैक्ट कर रहे हो। अगर आप 10 बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो कहीं न कहीं आपकी वो भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। आप लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, घर में पढ़ाई भी कर रहे हो, तो वो काफ़ी बैलेंस लाइफ़स्टाइल बन जाता है। आपको ऐसा भी नहीं लगता कि आप पूरे आइसोलेट हो गए हो, सिर्फ रूम में पढ़े जा रहे हो, तो वो कहीं न कहीं आपको जो लाइफ़ है ना, उसके साथ कनेक्टेड रखता है। तो मैंने ट्यूशन्स की थी, मैंने ट्यूशन्स पढ़ाई थी। तो ये जो आपने पढ़ा है, इससे आपको अपनी पढ़ने में भी कुछ हेल्प हुई? इससे कुछ सीखा आपने कि जो आपको हेल्प किया प्रिपरेशन में आपकी? इससे जो मैंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ सीखी, वो होता है कि जो आजकल के बच्चे, आपको पता है, तो वो उससे ना एक पेशेंस जो होता है ना, कि हाँ, किसी आराम से गुड लिसनर बनना, कि आपको सुनना है पहले उनकी पूरी बात। की आजकल के बच्चों ने ना अपनी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना के रखी हुई है, तो वो चीज़ें हैं कि उनको डील करना उनके साथ, तो उससे कहीं न कहीं ना हमारी जो मेंटल कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। अब मैं तरह-तरह के बच्चों को पढ़ाती थी, आईसीएसई के भी पढ़ाए मैंने, सीबीएसई के भी पढ़ाए। तो सबकी अपनी-अपनी प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो उन चीज़ों को सुनना, फिर पता लगना कि हाँ, अब वो होता है ना कि जनरेशन गैप नहीं आता, फिर उसमें आप कनेक्ट रहते हो कि अच्छा ये चल रहा है। फिर आप में ना वो एक एप्टीट्यूड डेवलप हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हो। तो वो भी आपको फर्दर हेल्प करता है, स्पेशली इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प करता है वो। तो ट्यूशन से कहीं न कहीं तो मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये चीज़ें हेल्प करती हैं। डेफ़िनेटली। लेकिन आप एक जेन ज़ी हैं और जेन ज़ीज़ में देखा गया कि टाइम स्पैन बहुत कम है अटेंशन का। आपने अपना अटेंशन स्पैन जो है वो कितना है? जिससे हमें पता चले कि आपकी सिटिंग जो छोटी सिटिंग थी इसमें भी आप अच्छे से अपना रिटेन कर लेते थे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि 2 घंटे, हाँ। 2 घंटे मैं पूरे फ़ोकस के साथ बैठूँगी कि कहीं नहीं। फिर 2 घंटे के बाद ना धीरे-धीरे वो एफ़िशिएंसी कम होगी कि अब तो बाहर की आवाज़ भी सुनाई दे रही है, अगर ढोल बज रहे हैं तो वो भी सुनाई देंगे मुझे। वो डिस्ट्रैक्शंस आना शुरू हो जाती हैं कि नहीं, अब फ़ोकस नहीं बैठ रहा है। तो फिर वही है कि वॉक ले लेती हूँ, बाहर चले जाएँगे, किसी से बात कर लेंगे, फ़ोन वगैरह कर लेंगे घर पे, तो वही होता था। एक और जो कॉन्सेप्ट है आजकल के बच्चों में ना गिल्ट लूप का, कि जैसे एक दिन पढ़ाई नहीं की या एक दिन न्यूज़पेपर छूट गया, तो गिल्ट में ज़्यादा चले जाएँगे और जो आगे फ़ोकस करना था वो भी छूट जाएगा। आपने किया ये एक्सपीरियंस? बीच में हुआ था। थोड़ा बहुत होता था कि मुझे मुझे ऐसा होता था ना, जिस दिन मैं पढ़ाई करूँगी मेरा मूड बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे लगे अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग आती है कि आपने आज कुछ किया है, कुछ अच्छा किया है। और जिस दिन मैं पढ़ाई मिस होगी, मान लो मैं फ्रेंड्स के साथ घूमने चली गई या किसी रीज़न की वज़ह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाई, तो फिर मुझे ऐसा होगा कि यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, खुद को ये अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है कि आज कुछ तो कमी रह गई। वो था, मतलब इतना ज़्यादा गिल्ट भी नहीं था, पर वो होता था कि यार अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग आती थी पढ़ाई से। तो उसमें ना कहीं न कहीं वो साइन होता है कि आप एन्जॉय कर रहे हो उस चीज़ को, हुँ। और वो पॉज़िटिव ही रहता है आपके लिए। तो सबसे पहले तो आपका ऑप्शनल, आपने मुझे बताया कि आपका ऑप्शन सोशियो है और आप साइंस बैकग्राउंड से आते हैं। साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि सोशियोलॉजी एब्सोल्यूट नहीं है। थोड़े से शब्द जो हैं वो आगे-पीछे चलते रहते हैं। तो आपकी आंसर राइटिंग का क्या एक तरीका था सोशियोलॉजी के लिए? मैंने सोशियो इसीलिए चूज़ किया था बिकॉज़ सोसाइटी से रिलेटेड है, और मुझे ऐसा था कि साइंस पढ़ लिया,
अब मुझे चाहिए सोसाइटी का, क्योंकि करना भी वही काम है, तो कुछ उसको उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और मुझे लगता है कि सोशियोलॉजी की लैंग्वेज बहुत सिंपल है, अगर आप उसको उस तरीके से पढ़ो ना, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, सोसाइटी के बारे में ही जानना है। और इस बार भी मेंस में काफी क्वेश्चंस ऐसे आए थे कि एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे कि जो लाइन है वही उठा के डाल दी, काफी बेसिक चीजें आती है कि जिसमें ना कंपटीशन खत्म हो जाता है एक तरह से ना। ऐसे एक बेसिक सा वर्ड पूछ लेंगे कि हाँ सोशल रिलेशंस क्या है, अब 2 लाइन से ज़्यादा किसी के माइंड में आएगा ही नहीं, लेकिन आप 2 लाइन छोड़ के आ नहीं सकते। तो उसमें आपको यही होता है कि आपको इंटरलिंक करनी होती है, जो आपने चीज़ें पढ़ ली, माइंड में एक समरी बना ली कि ऐसा-ऐसा होता है, अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, वो इन क्वेश्चंस को हैंडल करने में हेल्प करती है। अब अगर आप वैसे वाले स्टूडेंट हो जो लाइन टू लाइन लर्न करते हैं और वो कि ये टॉपिक है तो आपको वही टॉपिक में अप्लाई करना है, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप किसी की थ्योरी पढ़ रहे हो, मान लो आप कोई थिंकर है, कार्ल मार्क्स है, उसी की कोई थ्योरी पढ़ रहे हो, तो आपको वो यूज करने आना चाहिए। चाहे वो इंडियन सोसाइटी वाला पार्ट हो, चाहे वो सोशियो का कोई बेसिक सा क्वेश्चन आ जाए, आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इसको यहाँ पे यूज कर सकती हूँ, तो वो आएगा आंसर राइटिंग के साथ। तो उसमें आंसर राइटिंग ऐसे ही करनी है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको लिखो, आंसर्स बनाओ, चैट जीपीटी का यूज करो, एआई का यूज करो कि क्या क्या इसमें क्वेश्चन डाइवर्स बन सकते हैं। फिर उसके ऊपर फोकस करना है और फिर अपने आंसर्स को एनालाइज करना है कि मैं कहाँ कहाँ ऐड कर सकती थी थिंकर्स को, कि जो भी थिंकर है, अगर कोई बेसिक कॉन्सेप्ट ही चल रहा है, अगर कास्ट वाला चल रहा है, तो उसमें कहाँ पे मैं एम एन श्रीनिवास को यूज कर सकती हूँ, क्योंकि बेसिक तो सब लिख के आएंगे वहां पे, कास्ट क्या होता है क्या नहीं होता है वो सब लिख के आएंगे, एक रिलीजन क्या होता है वो सब लिखेंगे। आपको अपना आंसर जो है वो डिफरेंट बनाना है, तो वो बनाना है आपको ये चीजें यूज करके, आपने वो पढ़ी हुई है। अब कुछ तो रीजन होगा कि इंडियन सोसाइटी भी दे दिया इन्होंने, दूसरा जो बेसिक सोशियोलॉजी है वो भी दे दिया, वो इसीलिए दिया है ताकि आप उन चीजों को आप इंटरलिंक करके यूज कर सको। चीजें बहुत ही बेसिक होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं। इस बार भी कास्ट, रिलीजन, जेंडर, इन्हीं चीजों पे क्वेश्चन थे, तो काफी ज्यादा बेसिक सी चीजें अगर हम देखे जाए सबको पता होती हैं। अगर 200 बच्चा सोशियोलॉजी का दे रहा है ना पेपर, हर किसी के पास उसके बारे में ओपिनियन होंगे, पर वहां पे आपको स्मार्टली हैंडल करना होता है, एक बैलेंस्ड ओपिनियन रखना होता है। और स्पेशली जो कंक्लूजन होता है आपका, उसको आपको फ्यूचरिस्टिक रखना है, पॉजिटिव रखना है। और हमेशा किसी भी क्वेश्चन है ना कोई भी, तो उसके सिर्फ पॉजिटिव या उस पे एक चीज पे नहीं आपको पहलू पे फोकस करना है। आपका क्वेश्चन होना चाहिए 360 डिग्री। अगर आप आंसर दे रहे हो ना, तो आपको हर चीज पे फोकस करना है। सिंपली आपको क्वेश्चन पूछेंगे, वो ओपन एंडेड क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, स्टार्टिंग की जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उन्होंने पूछ लिया कि हाँ डिफाइंड सोशल रिलेशंस, बट वो सिर्फ आपसे डेफिनेशन नहीं मांग रहे हैं, उसमें आपको दिमाग लगाना होगा, आप क्या क्या डाल सकते हो, आप कैरेक्टरिस्टिक्स डाल सकते हो। अगर आपको उसकी फीचर्स पता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पता है, तो आप 360 डिग्री आउटलुक दे दिया, तो ऑब्वियसली वो कंपैरेटिवली दूसरे के पेपर से वो आपके आंसर को काफी ज्यादा बेटर बना देगा। ठीक है। वैसे कहाँ से पढ़ी आपने सोशियोलॉजी? मैंने सोशियो खुद ही पढ़ी थी, लाइक मैंने मेरा फ्रेंड थे आवाज पंडित, जो लास्ट ईयर रैंक 10 थे, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर है अभी वो, तो उनके नोट्स मैंने रेफर किए थे। और पहले भी मैंने उन्हीं के नोट्स लिए थे और उसी से पढ़ा था। और एक बुक आती है इसेंशियल सोशियोलॉजी की, नितिन सांगवान की, वहां से मैंने कुछ टॉपिक्स उठाए थे, बेसिक बेसिक टॉपिक्स, और जो थ्योरीज है हमारे थिंकर्स की, वो वहां से उठाई थी। और बाकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने कहा ना कि जो सोशियोलॉजी, उसमें आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आप कैसी चीजों को लिख सकते हो, कैसे डिफाइन कर सकते हो, वो मैटर करता है उसमें। आपने सिंथेसिस भी दिए थे, आपका कम्युनिकेशन स्किल हम लोग देख सकते हैं बहुत ही स्ट्रांग है। इंटरव्यू में आपको ऐसा फील हुआ कि आपकी एज कम है तो आप अंडर कॉन्फिडेंट थे? एक्चुअली इसका मैं आंसर करूंगी, वहां पे ना हमें एक डैफ 2 मिलता है, तो उसमें एक क्वेश्चन होता है कि नेम वन थिंग यू आर एक्सपर्ट एट, और मैंने उसमें लिखा था हैंडलिंग थिंग्स कामली एंड कॉन्फिडेंटली। और जो हमारे पैनल मेंबर थे, जो फोर्थ पैनल मेंबर थे, उन्होंने जब उनकी बारी आई पूछने की, लास्ट में उन्होंने मुझसे पूछा, तो उन्होंने पूछने से पहले, क्वेश्चन पूछने से पहले, ही एक्चुअली प्रेज्ड मी कि जो आपने ये चीज लिखी है, आप किसमें एक्सपर्ट हो। एंड इन मतलब जो बाकी के पैनल मेंबर्स, उन्होंने आपको काफी ग्रिल किया, बट द वे यू हैव हैंडल सिचुएशंस, इट रियली शोज अस कि आप सच में काम एंड कॉन्फिडेंट हो। और हम तीनों चारों हम एग्री करते हैं इस चीज से, तो वो कहीं ना मुझ में वो आ गया, कॉन्फिडेंस और ज्यादा बूस्ट हो गया कि नहीं मैं अच्छा कर रही हूँ। वो होता है ना कि आपको वो ग्रिल तो करेंगे ही, और आपको पता भी नहीं होगा कि सही जा रहा है कि गलत जा रहा है, बिकॉज वो फील ही नहीं होने देते। अगर आपका अच्छा नहीं भी जा रहा है ना, उनके चेहरे पे स्माइल होगी, आपके चेहरे पे स्माइल होगी, वो माहौल ही ऐसा बनाएंगे कि आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि कहाँ आपने गलत कर दिया है, कहाँ ये कर दिया है। बट वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वो चीज थी ना, उसने मुझ में वो पॉजिटिविटी ले आई कि ठीक गया है, अच्छा गया है, वो रिमार्क जो दिया ना उन्होंने, तो उससे ये बढ़िया गया था। तो जैसे उन्होंने ग्रिल किया, किस तरीके के क्वेश्चंस इंटरव्यू में देखे जाते हैं? अब मेरा जो ऑप्शनल है वो सोशियोलॉजी है, तो
उन्होंने जो मोस्टली जो सोशल इश्यूज हैं उस पे फोकस किया, बहुत ही बेसिक सी चीज़ों पे कि हाँ, अगर पैट्रियार्की है वो क्यों है? अगर ऐसा माइंडसेट है वो क्यों है? अब इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? होगा, नहीं होगा? वही बेसिक सी चीज़ें। अब आपको अगर कोई पूछे कि हाँ, अगर लड़कियों के बीच में कि उनकी एजुकेशन ऐसी क्यों है? उनको ऐसा क्यों अर्ली मैरेजेस क्यों होती हैं? ऐसे क्वेश्चन्स भी पूछे गए थे। तो हमारा बेसिक आंसर होता है पैट्रियार्की, इसी वजह से है। तो अब आपसे पूछे कि हाँ, आगे पैट्रियार्की क्यों? तो वो मैंने माइंडसेट, तो वो साइकिल में मेरे क्वेश्चंस लूप में जा रहे थे कि अच्छा माइंडसेट है, माइंडसेट क्यों है? मैं बोल रही थी कि पैट्रियार्की है सर। फिर से वो कहीं न कहीं होता है ना, वो आपको ब्रेक करना चाहते हैं कि कहाँ आप अपने स्टैंड से अलग जाओ और कहाँ पे आप एक नेगेटिव चीज़ बोल दो। तो वो आपको नहीं बोलनी होती है। उस चीज़ में आपको रहना होता है कि आपका मेंटली कितने प्रेज़ेंट होना वहाँ पे, वो बहुत मैटर करता है, कि आपको हर चीज़ ध्यान से सुननी है। अगर आपको घुमा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपना स्टैंड जो है वो बदलना है। तो एक क्वेश्चन था सबसे ज़्यादा जिसमें मेरे को थोड़ा ना डाउट भी आ गया कि यार मैंने सही बोला होगा, नहीं बोला होगा। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपका रोल मॉडल आपकी मदर के अलावा? तो मैंने कह दिया टीना डाबी मैम, क्योंकि वो थे मेरे रोल मॉडल हैं मतलब। तो क्योंकि वो टॉपर थे यूपीएससी के, तो कहीं न कहीं हमें लड़कियों के लिए वो इंस्पिरेशन होता है कि अगर ये टॉपर बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं, ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो उस तरह से वो इंस्पिरेशन थी, मोटिवेशन थी कि ठीक है हम भी करेंगे, हम भी एक दिन वहाँ पे पहुँचेंगे। तो उस टाइम पे ऐसा था कि वो कंट्रोवर्सी में चल रहे थे, ड्यू टू सम इश्यूज़ यहाँ पे न्यूज़ में चल रहा था। तो सर ने उससे कनेक्ट कर दिया कि ठीक है, अगर आपके ये रोल मॉडल हैं, अभी तो वो चल रहा था उस टाइम पे कि ये तो रील स्टार हैं और रोल मॉडल नहीं है, ये तो रील मॉडल हैं। फिर बोला आपके ये रोल मॉडल रहेंगे अभी? तो उस टाइम पे मैंने बोला कि सर राइट नाउ बेस्ड ऑन दीज़ असम्पशन्स मैं ये डिसाइड तो नहीं कर सकती ये रोल मॉडल है। इन्होंने मुझे इंस्पायर तो किया है और मैं अभी बोल दूँ कि ये रोल मॉडल नहीं है, वो तो सही नहीं होगा। मुझे भी नहीं पता कि वो असम्पशन सही है या नहीं है। जस्ट बेस्ड ऑन सम असम्पशन्स कि किसी ने कुछ कह दिया, कहीं सुनी बात पे मैं डिसाइड कर लूँ, तो हाउ कैन आई बी एन ऑफिसर? तो मैंने उस चीज़ को बोला कि नहीं सर, मैं आई कैन नॉट डिसाइड बेस्ड ऑन दीज़, जो भी चल रहा है या अफ़वाहें चल रही हैं, तो वो रोल मॉडल हैं अभी मेरे लिए। और वो जो चीज़ें चल रही हैं, इस चीज़ों को हम पहले जानेंगे, परखेंगे, हुआ क्या है एक्चुअली में, सिचुएशन क्या है। मैंने सुना है बट डीप तो किसी को भी नहीं पता कि क्या हुआ है, तो हम उसके बेसिस पे जज नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चंस ना वो इसलिए पूछते हैं कि आप कहाँ पे अपना स्टैंड बदलते हो। अगर उस टाइम पे मैं बोल देती कि हाँ, मेरा अब नहीं है वो मेरे रोल मॉडल, उन्होंने ऐसा कर दिया। तो मतलब आप जस्ट एक अफ़वाह के बेसिस पे, आपको भी पता भी नहीं होगा कि वो सच है कि नहीं है। हम तो वहाँ पे नहीं प्रेज़ेंट थे और अभी सिर्फ़ न्यूज़पेपर में वो ताज़ी-ताज़ी खबर आई ही है, कोई वैलिडेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है और आप अपना स्टैंस बदल दे रहे हो, तो उससे बता रहा है कि आप तो किसी की भी बातों में आ जा रहे हो मतलब। तो वो आपको करना होता है, तो वो आपको फँसाएँगे, घुमाएँगे। उनका काम ही वो है, क्योंकि उनको उसी उसी से ना वो आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करते हैं। वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि हाँ, गिव मी एन एग्ज़ाम्पल कि जब लाइफ में आप कॉन्फिडेंट रहे हो, क्योंकि वो सबको पता है, वो तैयार करके जाते हैं। तो वो आपको ऐसी सिचुएशन में डाल देंगे कि जहाँ पे वो चीज़ें वो टेस्ट करेंगे कि आप हो भी, कि सिर्फ़ लिखा ही है, कि सिर्फ़ कागज़ में लिख दिया, आपने टिक कर दिया कि ये हो। तो उस टाइम पे आपको पूरा मेंटली प्रेज़ेंट रहना है और पूरा सोच समझ के आंसर करना है। तो वो तो तभी निकलेगा जब आप अपनी मेंटालिटी वैसे डेवलप करोगे। अ, जब आप इंटरव्यू के बाद आए तो हमारी बात भी हुई थी। तो आपने बोला था कि सिचुएशन बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप कोई एक सिचुएशन शेयर करना चाहेंगे स्टूडेंट्स के साथ? हाँ, सिचुएशन बेस्ड थे। लास्ट में मुझे क्वेश्चन पूछा था कि अगर कोई बैकवर्ड रीजन है, जैसे पांगी का एग्ज़ाम्पल दिया था उन्होंने, तो आपको पता है कि 6 महीने वहाँ पे स्नो रहता है। तो पहले तो बोला कि आप बैकवर्ड रीजन में हो, तो आप क्या-क्या करोगे? अगर आपको अपॉइंट कर दिया, पहली कुछ चीज़ें बताओ, आप क्या-क्या वहाँ पे डेवलपमेंट्स करोगे? तो मैंने एक चीज़ बोल दी, उनमें से कई चीज़ें बोली, उनमें से एक चीज़ बोल दी कि वहाँ पे जो कनेक्टिविटी का इश्यू है, उसको हम फिगर आउट करेंगे, कैसे उसको सॉल्व करना है। तो उन्होंने पूछा, "कैसे करोगे उसमें? वहाँ पे तो 6 महीने बर्फ रहती है।" एंड आई सेड, "सर आजकल वो चल रहा है ना कौन-सा होता है वो रॉपवेज़ चल रहे हैं, रो तो सर हम रॉपवेज़ कनेक्ट कर सकते हैं और अगर पॉसिबल होगा।" मैंने ये ऐड किया था कि सर अब टेरेन भी देखना पड़ेगा कैसा है वहाँ का। अगर वहाँ पे वो चीज़ फिज़िबल है तो वहाँ पे हम रॉपवेज़ एक सॉल्यूशन है, अगर रोड बंद है तो बेसिक सप्लाइज़ तो हमें लेके ही जानी है वहाँ पे, तो वो कर सकते हैं। सर कहाँ से कहाँ तक करोगे? मैं कहा सर एग्ज़ैक्ट लोकेशन मुझे नहीं पता। बोला गए हो आप वहाँ पे? मैं कहा नहीं सर तभी तो नहीं पता। मैं कहा नहीं पता मुझे। तो इस तरह से होता है कि आप ओ पता होना चाहिए, मतलब ज़रूरी नहीं आप वहाँ गए हो और मुझे वहाँ का नहीं पता कि वो तो वहाँ पे जब मैं ऑफ़िसर बनूँगी, अगर मैं वहाँ पे अपॉइंट हो रही हूँ, तो मैं पूरी चीज़ें चेक करके ही करूँगी, सारी असेसमेंट्स करके ही होगा। बट आपके माइंड में वो इतना सोचने की कैपेसिटी है, इतना ब्रॉड आपका माइंड है कि आप सॉल्यूशन सोच सकते हो कि हाँ, आप 6 महीने कुछ कर ही नहीं सकते, आप ऐसा तो बोल नहीं सकते। तो रॉब इज़ अ गुड सॉल्यूशन, क्योंकि हो रहा है यहाँ पे ये चीज़ें। तो आपको वही है कि आपको जो करंट में चीज़ें चल रही है ना, हिमाचल में स्पेशली,
तो उन चीज़ों को आपको आंसर्स के साथ लिंक करना है कि आप उसको किस सिचुएशन में कैसे यूज़ कर सकते हो। चाहे वो एग्ज़ाम्पल के तौर पे करो, चाहे किसी भी तौर पे। उससे बताता है कि आपको पता है कि ऐसी चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं और अपने आंसर्स को ना रियलिस्टिक रखना है। आइडियलिस्टिक आंसर्स नहीं देने कि वो जो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है, बोलने में अच्छी लगती हैं बट वो पॉसिबल नहीं है। तो जो ग्राउंड रियलिटी है उसके साथ टच में रहना है कि जो चीज़ पॉसिबल है वही बोलो, जो असल में वो हो पाएगी। मेरा तो पूरा साल ऐसे निकल जाता था एग्ज़ाम्स में ही, लाइक सीडीएस का है, एप्टेट का है, फिर इसका है। तो मुझे ना आदत है ऐसी कि टारगेट चाहिए आगे। ऐसे आराम से नहीं बैठ सकते कि कोई ना कोई एग्ज़ाम होगा, टारगेट होगा तो फ़ोकस्ड रहेंगे पूरा। तो उसके लिए ज़रूरी भी होता है कि आप बाकी एग्ज़ाम्स भी भरो। ज़रूरी नहीं है कि आप जो मेन टारगेट है वो तो करना ही है, ऑब्वियसली आपको पता है। पर ये भी नहीं कि दूसरे भी नहीं भरने हैं, जो आपको कहीं न कहीं हेल्प कर सकते हैं। मैंने सीडीएस एफकेट स्मार्टली इसीलिए चूज़ किया था, मुझे पता है कि इसमें एसएसबीज़ हैं और डिफेंस ऑफिसर बनना भी कोई कम मतलब अच्छी बात है, बहुत ही बड़ी चीज़ है वो। इवन जो हमारे चेयरमैन हैं, वो कैप्टन रिटायर्ड है और वो अभी आईपीएस रिटायर्ड है। कैप्टन भी रह चुके हैं और आईपीएस रिटायर्ड है। तो उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछा था कि आप मैंने बताया कि ऐसे-ऐसे सीरीज़ में तो फिर सर ने पूछा अच्छा आप कॉन्फ्रेंस तक पहुँचे हो? फिर सर सेड कि कैसा आपको क्यों फिर आप इन दोनों में क्या क्या किसको आप चूज़ करोगे? तो मैंने आपको अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर होनी चाहिए। वहाँ पे आपका क्लैरिटी ऑफ माइंड दिखना चाहिए कि आप क्लियर हो अपनी चीज़ों को लेके। तो आई सेड कि सर मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ही है। मेरी मेन प्रायोरिटी सिविल सर्वेंट। बट डिफेंस ऑफिसर भी बन जाती तो भी अच्छा होता बट डिफेंस भी मेरी चॉइस थी मतलब। दोनों मेरी चॉइस थी। बट जिसको बोलते हैं ना हमारी जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट चॉइस होती है वो मेरी थी सिविल सर्विसेज की तरफ थी। बाकी डिफेंस में आई ट्राइड माई लक और नहीं हो पाया बट वो चीज़ें बहुत सिखा कर गया मुझे। तो ऐसा है ही नहीं कि कभी ना ज़िंदगी में ना मेरा एक चीज़ रहती है कि मैं फेलियर्स को फेलियर की तरह देखती ही नहीं हूँ। कुछ भी हो जाए, देखना ही नहीं उसको फेलियर की तरह कि वो सिखा के जा रहा है। वो कहीं न कहीं ना आपको किसी बेटर चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। सीडीएस में मैं फर्स्ट में स्क्रीन आउट हुई, नेक्स्ट टाइम मैं कॉन्फिडेंट बनी, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हुई। उससे पहले नहीं थी, तभी मैं ग्रुप में नहीं बोल पाई थी। उसके बाद मैं जीडी तक पहुँची, लेक्चरेट में आई वाज़ वन ऑफ द गुड स्टूडेंट्स। मुझे सब मतलब तारीफ़ करते थे कि बहुत अच्छा बोला, तो कुछ तो रीज़न रहा होगा। तो जो भी ये चीज़ें होती हैं ना, छोटी-छोटी चीज़ें जहाँ पे आप कहीं पे फेल हो रहे हो, कुछ हो रहे हो, तो वो कहीं न कहीं आपको कुछ सिखा के जा रही है। कुछ आपको ना अलग ही आपकी पर्सनैलिटी में ऐड करके जा रही है। वो डिपेंड करता है फिर से मेंटालिटी के ऊपर। आपको ना उस फेलियर को लेना नहीं कि हाँ, फेल हो गए, सैड हो गए, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, फिर से पढ़ेंगे क्योंकि करना तो है ही, पढ़ना तो है ही। वो द होता है ना मेरे दिमाग में ऐसा हो गया था और मैंने अपने पेरेंट्स का भी वैसे बना दिया था कि देखो मैं यही बोलती थी जब हम ना रिज़ल्ट आने वाला होता है तो वो सिस्टम थोड़ा ना माहौल बनाना पड़ता है। तो मेरा ऐसा होता था कि आपको पता है कि मैं कर सकती हूँ, मुझ में कैपेबिलिटी मुझे पता है मैं कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं रोकना चाहूँगी। यहाँ पे मैं वो स्टोरी सुनना चाहती हूँ जो आप अपनी मदर के बारे में सुना रहे थे कि आप कैसे उनको कॉल करके सब कुछ सुनाते थे और क्या उनका रोल रहा है आपकी जर्नी में, चाहे जितना उनको समझ आया चाहे नहीं। पर बचपन से ही आपकी पढ़ाई में उनका बहुत रोल रहा है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा। मेरी मदर बचपन में ही 10th क्लास तक इवन उसके बाद भी वो जैसे मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं मैंने कभी ट्यूशन नहीं रखी। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मा खुद ट्यूशन पढ़ाते थे। ऐसे नहीं मतलब ट्यूशन पढ़ाते थे लेकिन मैथ्स का कोई क्वेश्चन है अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उनको नहीं आता है, डज़न्ट मैटर वो पहले क्वेश्चन खुद समझेंगे, फिर मुझे बताएँगे, फिर करेंगे। इवन यहाँ पे जब मैं मेंस की कोचिंग के लिए मेंस की टेस्ट सीरीज़ के लिए मैं आई, तो जब मैंने टेस्ट दिया, पहला टेस्ट दिया, वो रॉ होता है सबका टेस्ट, तो उसमें मेरे 51 मार्क्स आए एंड मैंने घर कॉल किया, मैं तो हर चीज़ शेयर करती थी, हर चीज़ बताऊँगी कि हाँ, ऐसे-ऐसे हुआ पेपर में इतने मार्क्स आए, कहाँ कटे ये भी बताऊँगी। वो कहीं न कहीं खुद को भी मैं बता रही होती हूँ कि ये हुआ। तो मैं पूरी चीज़ें बताऊँगी कि हाँ, मेरी ये कमी रही, अगले में देखूँगी, अगले में हो जाएगा शायद रिवीज़न नहीं था या फिर ये था। तो वो पूरी बातें ना पूरी तसल्ली से सुनेंगे। एक गुड लिसनर होता है ना कि टोकेंगे नहीं कि हाँ, नहीं हो रहा है, तेरे से आ जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आराम से पूरी चीज़ें सुनेंगे, फिर बोलेंगे नहीं ठीक है, ये दिक्कत है ना, इसको करो, आराम से करो, इसको अच्छे से समझो। मतलब जैसे फ्रेंड की तरह होता है ना कि हम दोनों मान लो कि तैयारी कर रहे हैं, तो वो डिस्कशन होती है। तो मुझे लगता था कि वो भी मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं। और इवन इंटरव्यू से पहले मैंने इतने जो मॉक इंटरव्यूज़ है वो नहीं देखे होंगे जितने उन्होंने देखे हैं। वो बहुत इंटरेस्टेड इन चीज़ों में कि मुझे देखना है, मुझे पूरे सुनते हैं वो पूरा इंटरव्यू सुनेंगे, पूरा देखेंगे कि इनसे ये फिर मेरे को बताएँगे कि इनसे ये क्वेश्चन पूछा, इनसे ये पूछा, ये ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो वो कहीं न कहीं ना जो उनका इंटरेस्ट था, तो वो भी मुझे काफ़ी मोटिवेट करता था कि ये कितने इंटरेस्टेड है इस चीज़ में और वो काफ़ी सपोर्ट करता है एक बच्चे को कि अगर पेरेंट्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ना आपके ड्रीम में, तो वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिंग होता है।
अभी तो वो खुश हो जाएंगे जब ये पॉडकास्ट आएगा ना। वो तो बहुत एक्साइटिंग होगी। नहीं, इट्स अ वेरी लकी, यू कम फ्रॉम अ वेरी लकी हाउस होल्ड, बिकॉज डिस्पाइट हैविंग सोशल कंस्ट्रेंट्स, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि सोशल कंस्ट्रेंट्स तो बीइंग अ गर्ल ही आ जाते हैं कि आप 2 साल के बाद में आपकी लाइफ जो है वो डिफरेंट मोड लेने लगेगी, या फटाफट से पूछने लगेंगे कि क्या कर रही है, क्या कर रही है, नहीं तो शादी करेंगे, वेरी कॉमन। पर साथ में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, फिर आपकी जो गाइडेंस है इस दौरान, मैं ये भी मेरा एक सवाल था कि आपकी गाइड किसने किया आपको थ्रू आउट दिस प्रोसेस, क्योंकि आपके मदर एंड फादर अगर हम लोग देखते हैं तो आई डोंट थिंक उनको बहुत ज्यादा पता था सिविल सर्विसेज के बारे में। आपको इस स्पेशली इसमें गाइड करने वाला कौन था? अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो ये मैंने खुद चूज किया था कि मुझे क्या करना है। अब वो कैसे करना है, अब जैसे एचएस का बताया तो वो मेरी मदर ने ही किया था, जबकि उनको पता नहीं कि एचएस ऑफिसर क्या होता है। बट वो इतने इंटरेस्टेड रहते हैं इन चीजों में कि बनेगी तो ऑफिसर ही बनाओगे, तो तुझे ऑफिसर ही बनेगी। तो वो तो ना वो सीरियल्स देखते हैं, तो वो सीरियल भी, वो अफसर बिटिया आता था उस टाइम पे, एक तो वो देखते थे वो कि मेरा घर पे नाम प्रीतू है, तो मुझे बोलते थे कि तू यही बनेगी, अफसर बनेगी तू हमारी। तो फिर उनका काफी इंटरेस्ट रहता था। और जैसे मैंने बताया कि मुझसे ज्यादा इंटरव्यूज उन्होंने देख रखे हैं, पुराने पुराने बच्चों के भी देख रखे हैं, मुझसे ज्यादा वो जानते होंगे उन लोगों को। तो उनको रहता था तू ये वाला एग्जाम दे, चाहे पता नहीं होगा कि उस एग्जाम में कितनी स्टेजेस हैं, कैसे होगा, बट वो होती है ना एक बेसिक अवेयरनेस, तो वो तो मुझे मेरे घर से ही मिल जाती थी, स्पेशली मेरी मदर से कि ये करो वो करो। पापा का सपोर्ट रहता था पूरा, लेकिन इन चीजों में मेरी मम्मा बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं कि हाँ तुम ये करो आगे, फिर अभी यूपीएससी करो, अब ये करो। वो चीजें जो है वो घर से मेरे को सबसे ज्यादा गाइडेंस मिली थी। तो अभी तक तो आपकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट लग रही है कि आप को डिस्ट्रैक्शंस नहीं लगते हैं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, फैमिली बहुत सपोर्टिंग है। तो नेक्स्ट व्हाट इज देयर फॉर आंचल? नेक्स्ट ये कि अभी जो है उसको एंजॉय करूंगी, क्योंकि ये मोमेंट बहुत ही न्यू है। और फर्स्ट टाइम ही होता है, जब आप पहली बार एक ऑफिसर बनते हो तो वो फर्स्ट ही होता है, तो उसको एंजॉय करूंगी। और मेरे पेरेंट्स भी काफी खुश हैं, तो उसके बाद यही रहेगा कि मेरा जो एम है, जो डेफिनेट एम है, जो मैंने आपको बताया कि जो मैंने 10th क्लास में देखा था आईपीएस ऑफिसर बनने का, वो तो छोड़ना नहीं है, वो तो है। जब तक वो है ना कि जब तक मैं कर सकती हूँ वो मैं ट्राई करूंगी। जब तक मुझे पता है कि मेरे पास चांसेस हैं, मेरे पास एनर्जी है, तब तक मैं वो ट्राई करूंगी। तो ये नया सेगमेंट है, इसको हम बोलते हैं मिथ एंड फैक्ट। और इसमें मैं आपको एक स्टेटमेंट दूंगी, आप बताओगे कि ये मिथ है या फिर फैक्ट। सबसे पहला, सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक करने के लिए 16 घंटे पढ़ना ही पड़ता है। ऑब्वियसली इट्स अ मिथ, कोई भी इतना पढ़ नहीं सकता है, स्पेशली मैंने तो नहीं पढ़ा इतना, तो मेरे लिए तो ये मिथ ही है। मस्ट रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। ऑल्सो मिथ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो वीकली पसंद करते हैं, मंथली पसंद करते हैं। और पढ़ोगे तो इट्स अ गुड थिंग कि आपको वो नॉलेजेबल ही बना रहा है। न्यूज़पेपर हमेशा जो है वो पॉजिटिव ही है, आपको तो दीन दुनिया के बारे में पता ही लगेगा। बट ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर ही पढ़ना है। मैंने कहा ना, इंस्टाग्राम से आधी खबरें मेरी जो होती थी, डेली हेडलाइंस, वो कवर हो जाती थी। कोचिंग हेल्प्स इन प्रिपरेशन। फैक्ट। मेकिंग योर ओन नोट्स इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। इट्स अ मिथ। अपने नोट्स बनाओगे ना, अपने हाथ से लिखी हुई चीजें ज्यादा जल्दी याद होती है। टॉपर्स के नोट्स पढ़ना बहुत जरूरी होता है। मिथ, ऐसा नहीं होता। सोशल मीडिया डिलीट करना ही पड़ता है। ये तो सबसे बड़ी मिथ है। मैंने कहा ना, मैंने तो एंड मोमेंट तक यूज किया था। वही है कि आपको उस चीज को कंट्रोल करने आना चाहिए, उसको अपने आप को कंट्रोल मत करने दो, आप कंट्रोल करो उस चीज को, लिमिट होनी चाहिए। यहाँ पे मैं शेयर करूंगी, ये 2 बच्चे हैं और जब ये मेंस लिखने के लिए जाते थे तो ये मेन से पहले भी इंस्टाग्राम चला के जाते थे, ये भी और मेरी कजन लवली भी। तो संडे ऑफ जो है वो नहीं लेना चाहिए, या टेकिंग अ संडे ऑफ इज अ सिन। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ मिथ। जरूरी होती है अपने लिए ऑफ लेना, इंजॉयमेंट करना, हर चीज जरूरी है, वही तो बैलेंस लाइफ है। वॉचिंग यूट्यूब स्ट्रैटेजी वीडियो इज ऑल्सो स्टडिंग। नो, इट्स अ मिथ, ऐसा नहीं होता। स्ट्रैटेजी देखने से पढ़ाई नहीं वो होती। पढ़ाई नहीं होती, स्ट्रेटेजी आपने देख ली, पढ़ाई अलग चीज। आप स्ट्रेटेजी ही देखते रहोगे और पढ़ोगे नहीं, तो फिर पढ़ाई कैसे होगी एक्चुअल वाली। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आप मोटिवेशन देखते रहेंगे, आप हाँ, मोटिवेटेड रहेंगे, तो फिर तब मोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन हम उसको यूज में ही नहीं लाओगे तो मोटिवेशन का क्या फायदा फिर। PYQs आर एब्सोल्यूट मस्ट। हाँ, ये तो फैक्ट है, बहुत जरूरी होते हैं। लक इज मोर इम्पोर्टेंट देन हार्ड वर्क। इसको मैं मिथ भी नहीं बोलूंगी, फैक्ट भी नहीं बोलूंगी, दोनों जरूरी है। बट हार्डवर्क हमेशा 99% होता है, लक होगा भी तो 1%। और बोलते हैं ना, लक फेवर्स द ब्रेव। तो जो जिसमें हिम्मत होगी ना वो हार्डवर्क करने की, लक भी उसी की हेल्प करेगा। डेफिनेटली। अगर आंचल के जीवन में हम प्रेपरेशन का एक दिन देखें तो आपका वो कैसा दिन दिखता था?
कि आप सुबह उठे, मॉर्निंग रिचुअल्स क्या थे आपके उस तरीके से? रूटीन क्या था मेरा, तो मेरा रूटीन ऐसा होता था कि अगर मैं घर की बात करूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन मैंने घर पे ही की है, तो सुबह उठूंगी, पहले घर का काम वाम करेंगे, सफाई करेंगे, फिर पूजा करेंगे, वो तो डेली का है कि हाँ पूजा करेंगे, खाना वाना खाएंगे, फिर उसके बाद बैठेंगे पढ़ने। फिर ऐसा होता था कि स्लोट्स होते हैं ना, वैसे ही पढ़ती थी। मैंने बताया कि जो एक 2 आवर का स्लोट है, मुझे पता है इतने टाइम तक मैं फोकस्ड रह सकती हूँ, तो मैं 2 घंटे पढ़ूंगी, 15 मिनट का, कई बार 20 मिनट भी हो जाते थे, वो ब्रेक लूंगी, उसके बाद अगेन वैसे ही, फिर द लंच, फिर वैसे ही शाम हो जाती थी पढ़ते पढ़ते। शाम को पढ़ना, अब मैं हूँ जैसे होता है अर्ली राइजर, और मैं जल्दी सो जाती हूँ, मुझे आदत है कि मैं जल्दी सो जाती हूँ। तो रात को मैं 9, साढ़े नौ या 10 बजे, मैक्स टू मैक्स 10, इतने में मैं सो जाती थी। तो रात को मैं नहीं पढ़ती थी, मैं दिन में ही वो चीजें कवर कर लूंगी। 6-7 घंटे मैं वो कह रही थी ना कि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी पे काम मेरा ज्यादा होता था। ऐसा नहीं कि बुक खोल ली और वो देख रही हूँ, वो दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है, जिस टाइम वो नहीं जा रहा है ना उस टाइम बंद कर दो, क्योंकि वो साइन है कि आपका माइंड थक गया है। उस टाइम पे ब्रेक लो, 10 मिनट का ब्रेक लो, 15 मिनट का ब्रेक लो। अब माइंड है, उसको रिलैक्स होने के लिए चाहिए, उसको भी रिचार्ज करना होता है, तो वो चीज करो। और उसके बाद फिर से आप रिफ्रेश हो जाओगे, फिर से आप फोकस करो, फिर से पढ़ो। तो इंस्टेड ऑफ सिटिंग 5 to 6 आवर्स स्ट्रेट, बिल्कुल कोई भी ना उसके, तो आपका ऐसा होता है कि हर इंसान का वो एक ह्यूमन माइंड है, इतना ही होगा कि 3 घंटे तक ज्यादा फोकस कर पाएंगे। फिर तो ऐसे होते हैं कि हम किताब देख रहे हैं लेकिन वो सारा ब्लैकआउट ही चल रहा है, ऐसा होता है कि ब्लर हो जाते हैं शब्द भी। तो वैसा नहीं करना है, आराम से पढ़ना है, बिल्कुल चिल होके, कोई टेंशन नहीं लेनी और क्या होगा कैसे नहीं होगा, आराम से। तो मुझे तो लगता है कि पढ़ते हुए खाने-पीने के तो आप लोग शौकीन थे ही। ऑब्वियसली। तो चाय कॉफ़ी साथ-साथ में कुछ ना कुछ चलता रहता था, कैसे मतलब अपनी हैकिंग कैसी थी? स्नैक्स भी। मेरा तो ऐसा होता है कि जैसे मैं अगर कोई वीडियो देख रही हूँ, अब मुझे ऐसा होता है, मुझे अच्छा लगता है, जैसे कोई चीज़ सुन भी रही हूँ ना, मैं लिख भी रही हूँ, तो ज़्यादा अच्छे से उसमें एफिशिएंसी आती है, पढ़ने में मज़ा आता है। तो साथ में स्नैक्स भी चले हुए हैं, कभी कुरकुरे चले हुए हैं, कभी कुछ चले हुए हैं, तो वो साथ-साथ में वो भी मज़ा आता है। मतलब उससे ऐसा होता है ना कि आपका माइंड भी सैटिस्फाई है, आपकी बॉडी भी सैटिस्फाई है, आपका स्टमक भी सैटिस्फाई है। नहीं, मैं बच्चों को अक्सर बोलती हूँ कि पढ़ते हुए ना अगर आप स्नैकिंग करते रहते हो तो आपका दिमाग ज़्यादा एक्टिव रहता है, वो हाँ, सोता नहीं है। प्रेशर नहीं फ़ील होता उसको बिल्कुल भी। ऐसा होता है कि ये नॉर्मल भी बैठे हैं वैसे ही हैं। और एक चीज़ होती है ना कि जितना आप कम प्रेशर लेके पढ़ोगे ना, उतना ज़्यादा याद रहेगा। जितना आप मेंटल प्रेशर में पढ़ोगे, ये करना है, ये करना है, ये करना है, कैसे करेंगे, वो चीज़ करनी ही नहीं है, क्योंकि उससे जो पढ़ा होगा वो भी भूल जाएगा। बिल्कुल आराम से चेयरफुल रह के, जितना है आपका टारगेट, टाइम बेस्ड स्टडी नहीं करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम बोलते हैं ना कि आज दिन में 8 घंटे पढ़ने, फिर क्या होता है अगर आप 8 घंटे नहीं पढ़ पाए, तो फिर वो गिल्ट होता है कि नहीं पढ़ पाए, वो चीज़ चली जाती है फिर। और वो कंसिस्टेंसी हर रोज़ आप वो मेंटेन भी नहीं होती। कई बार होता है कि आप सिर्फ 2 घंटे ही पढ़ने बैठ पाते हो। तो उसमें सबसे चीज़ होती है ना कि इंस्टेड ऑफ वो टाइम ट्रैक रखने के अलावा, उसकी बजाय आप ऐसा कर सकते हो कि आपको पता है कि टॉपिक्स रख लो। क्या मुझे आज दिन में ये टॉपिक खत्म करने हैं, तो उसमें चाहे 4 घंटे लगे, 5 लगे, 6 लगे, वो टॉपिक्स खत्म करने हैं। सिर्फ समय व्यतीत नहीं करना है कि सिर्फ 8 घंटे मुझे पढ़ने हैं, उसमें पढ़ा नहीं पढ़ा। टॉपिक्स कि ये आज मुझे चीज़ें कवर करनी है, तो वो करनी है। चाहे इसमें 2 घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे। 6 घंटे लगे तो 2 घंटे बच गए, उसमें आराम से खेल लेंगे, अपनी हॉबीज़ वगैरह कर लेंगे। यही चीज़ होती है। तो हॉबीज़ में क्या पसंद है आपको? हॉबीज़ में मैं जो सेल्फ हेल्प की बुक रीडिंग होती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, वो मैं बुक्स पढ़ती हूँ। और इसके अलावा बैडमिंटन और वेब सीरीज़, नेटफ्लिक्स वो उस चीज़ में काफ़ी तो मज़ा लेटेस्ट आता है। आपने कोई किताब पढ़ी हो, आपको बहुत अच्छी लगी जो आप रेकमेंड करना चाहते हो कि ये ज़रूर पढ़नी चाहिए एक बार? जो मुझे सबसे अच्छी लगी थी, ऐसे तो मैंने बहुत सी पढ़ी हैं और वो सारी बढ़िया थी, पर जो सबसे अच्छी है वो है इकिगाई, जापानीज़ सीक्रेट टू लॉन्ग लाइफ। वो काफ़ी अच्छी बुक है। वो एग्ज़ैक्टली आपको बताएगा कि ज़िंदगी में ना पर्पस का कितना ज़्यादा रोल होता है। विदाउट पर्पस तो ऐसे लाइफ होती है कि आप गो विद द फ्लो वाला, वो आजकल ट्रेंड होता है ना कि गो विद द फ्लो, पर एक्चुअली वो फ्लो में कब बह जाओ आप, वो भी पता नहीं लगता है। तो आपको ना एक पर्पस होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पर्पस है ना, वो आपकी लाइफ को रूटीन रखेगा। आपको पता होगा मुझे क्या करना है, आपके सामने एक टारगेट है, तो आपकी जो लाइफ है वो काफ़ी स्मूथ रन करेगी। आपको सोचना नहीं पड़ेगा मैं अब क्या करूँ, अब क्या करूँ? आपको पता है क्या करना है, बस आपको बस करना है वो। बात तो वही है ना कि जब आप 2 साल तैयारी कर रहे हो, इस दौरान वो बोरिंग हो जाता है। तो आप जो पर्पस की बात करें, पर्पस चाहे याद हो, फिर भी वो जब हुँ। बोरिंग हो जाता है, तो प्रिपरेशन छूट जाती है। उस बोरियत से कैसे आगे बढ़ते हैं? उसका सिंपल चीज़ यही है कि बैलेंस्ड रहो। वो बोरियत तब बनती है जब आप सिर्फ़ पढ़ाई कर रहे हो।
क्योंकि आपने वो अपना मेंटल प्रेशर इतना बना लिया है कि मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है, ना मुझे सोशल मीडिया यूज़ करना है। वो एक बोल देते हैं ना कि जब तक तैयारी नहीं होगी हम ना रिलेटिव्स के घर जाएँगे, ना शादियाँ अटेंड करेंगे, ना बर्थडे सेलिब्रेशंस में जाएँगे, ऐसा कुछ होता ही नहीं है क्योंकि रियलिटी में रियल लाइफ़ क्या है जिसमें आप दो हर चीज़ें कर रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो, संडे भी ऑफ ले रहे हो जैसे आपने बोला, वही तो लाइफ़ है और उसमें कभी आप बोर ही नहीं होगे क्योंकि आपको पता है कि मुझे पढ़ना है, जब पढ़ना है तब पढ़ना है, अगर कहीं फंक्शन है तो वहाँ भी जाना है क्योंकि टाइम निकालना पड़ता है। वो वही तो एक बैलेंस लाइफ़ है कि आप कैसे टाइम निकाल रहे हो। तो खुद को ना स्ट्रेस में नहीं डालना है, जितना आप चीयरफुल रह के पढ़ोगे और वो चीयरफुल कैसे रहोगे जब आप सोचोगे कि मुझे पता है कि मुझे पढ़ना है, ये मैंने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, ये करना है। पर अगर कल मुझे शादी है मेरे कज़िन की, अब मेरे गाँव में भी रिसेंटली 2025 में शादी हुई, तो मैंने तो सारे फंक्शंस अटेंड किए। तो मुझे पता है कि 3 दिन का मेरा ब्रेक लगेगा वहाँ पे। तो अब मैं टाइम बेस्ड मैंने कहा कि स्टडी नहीं कर रही हूँ, तो मुझे इस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। मुझे पता है कि ये टॉपिक्स ये करने हैं, पहले ही खत्म कर लो। पढ़ाई के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, आपकी पर्सनल लाइफ़ के साथ भी नहीं होगा। आपको पता है बस सिलेबस खत्म करना है, कैसे-कैसे करना है, वो स्ट्रैटेजी डेवलप होनी चाहिए बस। फ्रेंड्स के साथ भी घूमो। मेरा ऐसा होता था कि 1-2 महीने में तो मैं पालमपुर जाऊँगी अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने। वही होता है ना कि आप लाइफ़ के साथ भी टच में हो, आपको ऐसा भी नहीं लगता कि आपने कुछ मिस कर दिया। तो वो बढ़िया रहता है उससे। बच्चे आजकल ना पेपर को लार्जर देन लाइफ बना देते हैं कि जीवन है तो यही है, विच इज़ द मेन प्रॉब्लम। जैसे आपने एक एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह ट्रीट किया और इसीलिए आपने क्रैक भी कर दिया। बच्चे ये सोचते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है यही जीवन है, अगर ये नहीं हुआ तो पता नहीं क्या करेंगे। इसी की वजह से ये जो प्रेशर है वो महसूस होता है, जो कि हम लोग आजकल की सोसाइटी में देखते भी हैं। सिविल सर्विसेज की तैयारी में डिप्रेशन बहुत कॉमन है, स्ट्रेस तो है ही बट डिप्रेशन में भी बच्चे जाते हैं। तो आपके इसके बारे में क्या व्यूज़ है? डिप्रेशन ऐसा है ना कि हर दूसरे इंसान बोलेगा कि मुझे स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। पर मैंने कहा वो एक ही चीज़ की वज़ह से होता है जब आप अपने आप को ना आइसोलेट कर लेते हो। अब हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, हम क्या हैं सोशल बीइंग हैं। अब आप सोसाइटी के साथ ही नहीं रहोगे, उनके साथ बात ही नहीं करोगे, इंटरैक्ट ही नहीं करोगे, सिर्फ़ एक कमरे में बंद होके सिर्फ़ पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो। तो फिर कैसे? फिर वो डिप्रेशन आएगा ही आएगा। डिप्रेशन तब नहीं होगा जब आप एक पूरा आराम से पढ़ भी रहे हो, अपनी फैमिली के साथ भी बातें कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ भी कॉन्टैक्ट में हो, हर चीज़ कर रहे हो, घूमने भी जा रहे हो, अपना सोशल मीडिया भी यूज़ कर रहे हो। पर वही है कि हर चीज़ कंट्रोल में होनी चाहिए, आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। तब वो परफेक्ट बैलेंस लाइफ़ होती है, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती और हमारी तैयारी ऐसी होती है ना सिविल सर्विसेज़ की मेनली कि डिप्रेशन तो नहीं बोलूँगी, स्ट्रेस तो हर किसी की ज़िंदगी में आता है। इवन मेरी ज़िंदगी में भी काफ़ी स्ट्रेस आता था। मतलब इवन जब रिज़ल्ट आना था इंटरव्यू का, तो कितना स्ट्रेस होता है कि जब आपको पता है कि इसी दिन आएगा, तो वो मेरा 23 को था इंटरव्यू और 30 को रिज़ल्ट आना। तो 7 दिन जो मैंने काटे हैं, वो मुझे पता है कि कितना स्ट्रेसफुल होता है कि नहीं हुआ तो क्या करेंगे? बहुत थॉट्स आते हैं। तो वही है कि उस चीज़ में आपने सोचना ही नहीं है। आपको पता है कि आप कर लोगे, वही है, आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा परसों को, होना तो है ही। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको गिव अप नहीं करना है। वेरी नाइस। तो यहाँ पे जब हम पहली बार मिले थे तो ये और मेरी कज़िन है छोटी, वो भी तैयारी कर रही है। तो जब मैं इनके पास में गई थी राखी के दिन, एक छोटा-सा कमरा, उसमें कोई ऐसी कोई बड़ी सुविधाएँ नहीं थी। उसमें इनफैक्ट चंडीगढ़ की इतनी गर्मी में वहाँ पे एसी भी नहीं था और इन बच्चों ने हलवा बनाया था, हमने हलवा भी खाया, राखी बाँधी और इतने शांत तरीके से। तो एक छोटे से कमरे में वहाँ पे ये बैठ के पढ़ा करते थे, मेंस की तैयारी करते थे, फिर इंटरव्यू की भी तैयारी की। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक इंस्पिरेशन है डेफिनिटली सारे उन बच्चों के लिए और इतनी बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ना कि जीवन में हर एक चीज़ है, सोशल मीडिया भी है, बाहर भी जाना है, पढ़ाई भी करनी है, फ्रेंड्स भी बनाने हैं और उसके बाद 23 की उम्र में एग्ज़ाम भी क्रैक कर लेना है। तो ये डेफिनिटली काबिल-ए-तारीफ़ है।